हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, यानी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कैसा बिहेव करती है, पूरा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर देख रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम इसका कर रहे हैं और इसको 2 भागों में हमने बांटा है। तो पार्ट 1 में हमने आगम, उत्पादक का संतुलन, इसके अलावा पूर्ति की लोच, सारी महत्वपूर्ण चैप्टर टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम देखने जा रहे हैं इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2, जिसमें हम बाजार की बात करेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक्चुअली में क्या कहलाती है, इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे और चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही जानकारी से भरा हुआ ये सेशन है। इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से देखिएगा। पर उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में बिल्कुल निशुल्क दी जा रही है, जहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न पर बिल्कुल निशुल्क शिक्षा पा सकते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आइए हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत कैसा रहता है, बाजार का मतलब क्या है और बाजार से क्या क्या महत्वपूर्ण और कंसेप्ट जुड़े हुए हैं। तो हम पहला टॉपिक इसमें देखेंगे, बाजार। अब देखिए, हमने 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हमने करनी शुरू की। हमने पहले उपभोक्ता के सिद्धांत को देखा, फिर हम उत्पादन में आए, उसमें हमने लागत देखा, फिर हमने देखा उत्पादन की प्रक्रिया है जिसमें मूल्यवर्धन होता है, फिर हमने देखा कि हम क्या करेंगे कि अगर कीमत लगाएंगे और उसकी बिक्री करेंगे तो वो पूर्ति हो जाएगी और वहां से हमें आगम मिलेगा। पर ये सब कुछ होगा कहां? बाजार में। मतलब हमने क्या कंसेप्ट देखा? हमने सबसे पहले पूरे इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले हमने उपभोक्ता के बारे में जानकारी ली, जिसमें हम मांग तक पहुंचे। उपभोक्ता के बारे में जानकारी के बाद, क्योंकि ये मांग करेगा इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब हम उत्पादन करेंगे तो इस उत्पादन के लिए हमें कुछ ना कुछ लागत लगानी पड़ेगी, इसकी भी हमने चर्चा की। जब लागत लगेगी तो यहीं से कीमत डिसाइड होगी कि भाई किस कीमत पर अब हम चीजों को बेचें, और जब कीमत पर हम क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। ठीक बात है। और जब कीमत पर किसी चीज की पूर्ति करेंगे तो बेचने के बाद हमें क्या मिलेगा? आगम मिलेगा, यानी हमें रेवेन्यू मिलेगा, हम कुछ पैसा कमाएंगे। और ये सारी क्रियाएं कहां होंगी? ये उपभोक्ता और उत्पादक, ये सारी कहानी कहां है? उत्पादक के हिसाब से, ठीक है, या फर्में जो रहेंगी ये मिलेंगी कहां? तो अब आएगी कहानी बाजार की, मार्केट की। ठीक बात। तो बाजार एक ऐसा संयोग प्रस्तुत करता है जहां पर उपभोक्ता और फर्में एक दूसरे से मिलती हैं और एक प्री डिसाइडेड नेचर में एक आपस में जो कीमत निर्धारित हो जाए, वहां से हम क्या करते हैं? वहां से उस स्टेप से हम चीजों को बेचना प्रयास करते हैं, बेचते हैं और पूरी प्रक्रिया चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। आगे हम, हालांकि आगे के चैप्टर में आपको देखना है कीमत का निर्धारण कैसे होता है, उसी निर्धारित कीमत पर बाजार में चीजें बिकती हैं। तो यही कहानी हमें इसमें देखना है। तो साधारणतः बाजार का शब्द का अर्थ उस स्थान से लगाया जाता है जहां वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सीधा एकदम आसान भाषा में, जहां आप चीजों को खरीदते हैं, जहां आप चीजें बेचते हैं, वो क्या है? बाजार है। चाहे वो आप घर बैठे ऑनलाइन किसी सिस्टम से कोई चीज किसी वेबसाइट से खरीद रहे हो या मंडी में जाकर वहां सब्जियां खरीद रहे हो, वो बाजार माना जाएगा, या ऑफलाइन या ऑनलाइन। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से किया जाता है। जब भी आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से बाजार की चर्चा करेंगे तो यहां थोड़ा ब्रॉडर एक्सपेक्ट लेकर चला जाएगा। विनिमय में बाजार का अपना विशेष स्थान होता है, क्योंकि वस्तुओं का विनिमय बाजार में होता है। विनिमय मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। तो आप जहां पर चीजों को पैसे के बदले एक्सचेंज करें या सामान के बदले सामान एक्सचेंज करें, तो ये जो परिधि होती है, ये जो भूमिका होती है, कौन निभाती है? बाजार निभाती है। बाजार में ये चीज देखने को मिलती है कि चीजों का विनिमय किया जा रहा है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं, जहां स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। हालांकि देखिए, एक चीज समझ लीजिए, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसे बाजार भी हैं जहां बहुत स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं है, फिर भी बाजार क्या है? स्वतंत्र प्रतियोगिता है। इसके फलस्वरूप उस संपूर्ण क्षेत्र में वस्तु का मूल्य समान होता है। बाजार को मंडी भी कहा जा सकता है। हालांकि ये जो परिभाषा है ये शुद्ध रूप से पूर्ण प्रतियोगिता में ज्यादा फिट बैठ रही है। फिर भी बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर क्रेता विक्रेता होते हैं, प्रतियोगिता होती है और एक जैसी कीमत पर चीजें बेची जाती हैं। तो ये आपको क्लियरली यहां से दिखाई पड़ेगा।
अब अगर अनेक विद्वानों की बात करें और कुरनों के अनुसार हम बात करें तो बाजार का अर्थ किसी ऐसे विशेष स्थान से नहीं है जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हों, उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां क्रेता और विक्रेताओं का स्वतंत्र संपर्क हो। मैंने कहा ना आपसे कि आप घर बैठे अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहां से चीजें खरीदते हैं, तो जब खरीदते हैं तो एक तरह से ये क्या हो गया, ऑनलाइन मार्केट हो गया। वहां भी क्रेता विक्रेता एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, तो उस क्षेत्र को भी हम क्या कह देंगे, उस क्षेत्र को भी हम बाजार का ही स्वरूप मान के चलते हैं, ताकि एक वस्तु की कीमत सुगमता से और शीघ्रता से समान हो जाए। तो जिस वस्तु की कीमत पर मांग पूर्ति बराबर होती है वही वस्तु की कीमत होती है, और जिस क्षेत्र में ये क्रेता विक्रेता मिल जाए, जहां ये तय कर लें, वहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। जेवंस के शब्दों में व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनमें परस्पर व्यापारिक संबंध हो और जो किसी वस्तु के लेन देन का विस्तृत व्यवहार करते हो, वहां बाजार कहलाता है। तो जहां लेन देन का व्यवहार चल रहा है, जहां पर यह पूरा प्रक्रिया चल रहा है कि पैसा लेना है, चीजें देना है, ये पूरी प्रक्रिया जहां पर क्रियान्वित की जाती है वो बाजार कहलाती है। चैपमैन ने कहा कि बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं बल्कि उसका आशय एक या अनेक वस्तु तथा क्रेताओं और विक्रेताओं से है जिसमें प्रतियोगिता होती रहती है, जिसमें परस्पर प्रतियोगिता चल रही है। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, जहां क्रेता और विक्रेता मिल रहे हैं, विक्रेताओं में अलग प्रतियोगिता, क्रेताओं में अलग प्रतियोगिता, चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, विनिमय हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया के आशय से बाजार का आशय माना जाता है। अब आते हैं हम उस इंपॉर्टेंट टर्म के तरफ। तो आपने समझा होगा कि भाई बाजार एक ऐसा क्षेत्र है, बाजार एक ऐसी जगह है, बाजार एक ऐसी आप एक तरह से कह सकते हैं कि क्रियाविधि है जहां पर क्रेता और विक्रेता मिलते हैं और एक निर्धारित कीमत पर वो वस्तुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब बाजार की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं या कुछ तत्व होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अगर मिल जाए तो आप कह लेंगे कि ठीक है ये बाजार है, ठीक है ना। जैसे आपके घर में ही कुछ ऐसी स्थिति होने लगती है, कहते हैं भाई ये घर है कि बाजार है, मतलब घर में एकदम हल्ला तेजी से शोर मचने लगे, कोई कुछ चीज खरीदने लगे, बेचने लगे, हंगामा मच जाए, चीजें बिखरी पड़ी हैं, तो आप कहते हैं भाई बाजार आ गए हो क्या। यानी वो तत्व जो बाजार में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, तो एक क्षेत्र होगा जिसको आप क्या बोलेंगे, एरिया। दूसरा एक वस्तु होगा यानी कोई गुड या सर्विस, ठीक। क्रेता और विक्रेता यानी सेलर एंड बायर, ठीक। स्वतंत्र और पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन देखी जाती है और समान मूल्य देखा जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाजार के तत्व के रूप में विद्यमान रहती हैं, जो अगर हो जाएं, जो ये तत्व अगर दिखाई पड़े तो आप कह सकते हैं कि हाँ वहां पर बाजार की स्थिति देखी जा रही है। क्षेत्र क्या है, बाजार के लिए एक विस्तृत क्षेत्र होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र में बाजार का आशय उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं। आप जाते हैं घर से बाहर, मंडी देखते हैं और मंडी में आपको दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे क्रेता विक्रेता घूम रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये बाजार हो गया आपके लिए। तो क्षेत्र जो है, जो एरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप क्षेत्र के रूप में कह सकते हैं। एक वस्तु यानी दैनिक व्यवहार में हम एक ही स्थान से अनेक वस्तुएं खरीद सकते हैं, जैसे अनाज, कपड़ा, फल आदि। तो कोई एक वस्तु होनी चाहिए बाजार में, आखिर कोई चीज तो बेचेंगे आप, तो वो वस्तु होनी चाहिए। वो वस्तु कोई भी हो सकती है, खाने पीने की हो सकती है, पहनने ओढ़ने की हो सकती है, एंटरटेनमेंट की हो सकती है, वो वस्तु भी वहां दिखनी चाहिए। क्रेता और विक्रेता देखें तो बाजार में क्रेता तथा विक्रेता का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि बेचने वाला ना हो तो माल किससे खरीदेंगे, और खरीदने वाला ना हो तो माल किसे बेचा जाएगा। यह भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि खरीदने और बेचने वाला कोई ना कोई क्रेता विक्रेता होना चाहिए। अतः क्रेता और विक्रेता बाजार के आवश्यक तत्व हैं। कुर्नो, सिजविक, चैपमैन सभी अर्थशास्त्री बाजार में इस तत्व को महत्व देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको समझ के चलना चाहिए। स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या है, देखो आप कहेंगे सर कि केवल पूर्ण प्रतियोगिता ही बाजार तो है नहीं। देखो स्वतंत्र और पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब यह है कि भाई जिस तरह का भी बाजार हो, जिस तरह के विक्रेता हो, उस तरह के सभी विक्रेता उसी तरह बेच रहे हो, और एक प्रतियोगिता दिखाई पड़नी चाहिए कि हाँ मुझे ही बेचना है, मुझे ही बेचना है, आपको ही बेचना है। तो ये चीज बेसिकली दिखाई पड़नी चाहिए। बाजार में विक्रेता तथा क्रेता में स्वतंत्र और पूर्ण प्रतियोगिता होना आवश्यक है। क्रेता अपने व्यय की प्रत्येक इकाई से अधिकतम संतुष्टि चाहता है और किसी वस्तु की कम से कम कीमत देना चाहता है, और विक्रेता क्या चाहता है, अधिकतम लाभ चाहता है। तो आप जानते हैं, जैसे किसी दुकान में जाते हैं, ये 10 रुपए की है, बोलेगा नहीं मुझे 8 ही रुपए देने, बोलेगा नहीं कम से कम 10 दो, अच्छा चलो 9 पे मान जाओ। तो ये एक क्रेता और विक्रेता में, बायर और सेलर में एक प्रतियोगिता दिखाई पड़ती है। उपभोक्ता क्या चाहता है, जो क्रेता है वो क्या चाहता है, मैं कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक संतुष्टि पाऊं, और विक्रेता क्या चाहता है, मैं किसी भी चीज को बेचकर अधिक से अधिक मैक्सिमम प्रॉफिट या अधिकतम लाभ कमा पाऊं। तो ये जो प्रतियोगिता है, ये जो दौड़ मची रहती है, जो होड़ मची रहती है, ये बाजार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यदि विक्रेता भी अधिक हो और किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो तो प्रतियोगिता होगी और मूल्य एक हो जाएगा।
प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा के अभाव में मूल्य समान नहीं रहता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखी जाती है। वस्तु का समान मूल्य होना चाहिए। बाजार में वस्तु का एक मूल्य होना आवश्यक है। स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता के फलस्वरूप बाजार के पूर्ण क्षेत्र में वस्तु का मूल्य हमेशा एक जैसा दिखाई पड़ेगा। यह भी एकदम क्लियर बात है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, बाजार का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, कि भाई किन आधार पर, किन किन तरीकों में आप बाजार को बांट सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वर्गीकरण के आधार पर अलग से एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझते हुए चलिएगा। तो अर्थशास्त्री आज तक इस बात पर सहमत नहीं हुए या एक मत नहीं हुए कि बाजार का वर्गीकरण किस तरह निश्चित किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ यहां पर निम्न बातों को आधार बनाया जा सकता है। जैसे क्रेता एवं विक्रेता की संख्या, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। एक आधार तो यह बनाया गया कि भैया अगर कोई बाजार है तो जरा देखें कि उसमें कितने खरीदने वाले हैं और कितने बेचने वाले हैं। तो बहुत जगह यह देखा गया कि कहीं कहीं तो खूब ज्यादा खरीदने वाले और खूब ज्यादा बेचने वाले हैं। बोला अच्छा ऐसा है तो चलो उसको पूर्ण प्रतियोगिता मान लेना। कहीं देखा गया कि भाई एक ही बेचने वाला है तो बोला गया अच्छा इसको एकाधिकार मान लेना। कहीं बोला गया कि खूब बेचने वाला खूब खरीदने वाले हैं लेकिन एकाधिकार वाली कुछ चीजें उसमें पाई जा रही हैं, बोला उसको एकाधिकृत मान लेना। आगे चर्चा करेंगे। तो क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कितनी है, इस आधार पर भी बाजार का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा, उत्पादन की प्रकृति, उत्पादन की समानता या असमानता की श्रेणी, यानी जो उत्पादन किया जा रहा है, जो बाजार में लाया जा रहा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है। क्या एक जैसा वो वस्तु है या अलग अलग तरीके की वस्तु है, क्या उसकी प्रकृति है, ये इस आधार पर भी बाजार डिवाइड किए गए हैं। कीमत निर्धारण संबंधी विशेषताएं, क्या जो बाजार में चीजें आ रही हैं वो बाजार में जो विक्रेता है वो कीमत निर्धारित कर रहे हैं कि कीमत ऊपर से उद्योग से निर्धारित होकर आ रही है। भाई देखो आप समझो, जब आप बाजार में जाते हैं तो कुछ लोकल चीजें ऐसी होती हैं जिसे दुकानदार कहता है मैं इतने में बेचता हूं, ठीक बात। कुछ होती है पैक आइटम, जैसे पार्ले जी बिस्किट है उस पर लिखा रहेगा 5 रुपए, लाइफ बॉय साबुन उस पर लिखा रहेगा 10 रुपए। तो जो ऊपर से इंडस्ट्री से पैक होके आ रही है, जो तय होके आ रही है, वो एक अलग बाजार है। जहां विक्रेता खुद तय कर रहा है कि कुछ भी हो मैं ये कीमत बताऊंगा, वो अलग बाजार है। तो कीमत निर्धारण कैसे किया जा रहा है, इस आधार पर भी बाजार का वर्गीकरण किया गया है। यह भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। अगर हम देखें तो अगर हम बाजार का वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर करें, यानी एरिया के आधार पर, वो 3 तो आधार थे ही, क्षेत्र के आधार पर करें तो उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। स्थानीय बाजार, जिसको आप बोलते हैं क्या, लोकल मार्केट, लोकल मार्केट, ठीक। दूसरा बोलते हैं प्रादेशिक, यानी स्टेट मार्केट या इंट्रा स्टेट मार्केट। एक होता है राष्ट्रीय, जिसको बोलते हैं नेशनल मार्केट। ठीक बात। एक होता है अंतरराष्ट्रीय, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट। यानी अगर आप पहला वर्गीकरण ठीक से करें तो आप क्षेत्र अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक, अगर एरिया के हिसाब से आप वर्गीकरण करें तो आपको ये 4 प्रमुख बाजार दिखाई पड़ेंगे। क्वेश्चन बहुत उठता है। एकदम से स्थानीय बाजार, जैसे आपके गांव के पास नदी है, नदी के पास मच्छी मारी जा रही है और मच्छी लगा के बेचा जा रहा है, तो ये मछली का जो बाजार है वो क्या है, एकदम लोकल मार्केट है ना। सब्जी वहां पे उगाई जा रही है, वहीं बेची जा रही है, क्या हो गया, एकदम स्थानीय बाजार या लोकल बाजार है। प्रादेशिक, यानी कोई ऐसी चीज है पूरे प्रदेश भर में बिक रही है, ठीक बात है, तो ये स्टेट मार्केट है। राष्ट्रीय बाजार, जैसे मान लीजिए आपके कृषि का जो बाजार है, वो यहाँ आसाम का गेहूं जो है वो हो सकता है कर्नाटक में बिक रहा हो, सॉरी बिहार का गेहूं कर्नाटक में बिक रहा हो, आसाम की चाय जो है गुजरात में बिक रही हो, तो ये राष्ट्रीय बाजार इसको कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय, जो आप निर्यात और आयात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार है। तो अगर आप क्षेत्रों की बात करें तो ये 4 तरह के बाजार आपको दिखाई पड़ेंगे, स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो एक तो पहला वर्गीकरण ये है। दूसरा, समय के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। टाइम का मतलब ये है कि जो चीजें बाजार में बेची जा रही हैं उसकी पूर्ति आप घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं, या कितने समयावधि वाले बाजार हैं। जैसे एक होता है अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार मतलब क्या है, जैसे मैंने वही बताया, मान लीजिए आप मच्छी निकाल के नदी से ले आए, अब उसे आप घंटे 2 घंटे में ना बेचें तो वो मछली सड़ने लगेगी, खराब हो जाएगी। बहुत छोटे समय के लिए बाजार होता है। जो चीज बेची जा रही हो तुरंत बेचनी है, उसको रख नहीं सकते आप, है ना। तुरंत कुछ देर के लिए आइए, तुरंत बिक गई, बात खत्म। उसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि यहां पर आप पूर्ति को बिल्कुल भी समायोजित नहीं कर सकते। मतलब अगर आप 10 मछली लेकर आए हैं और 10 लाख लोग डिमांड करने आ गए तो 10 से आप 11वें को नहीं दे पाएंगे,
10 ही है, अब इतना टाइम नहीं कि आप फिर लेकर आए और दें। तो ये बिल्कुल अल्पकालीन, अति अल्पकालीन बाजार होता है, वेरी शॉर्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट। एक होता है शॉर्ट टर्म मार्केट, यानी ये क्या है, अल्पकालीन बाजार है। यहां बहुत कम तो नहीं, लेकिन फिर भी कम समय है, यहां भी आप पूर्ति बहुत चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये हो सकता है थोड़ा सा आपके पास स्टॉक हो तो वहां से कुछ चीजें ले आ सके, लेकिन ये भी बहुत कम समय की सब्जी उब्जी की मार्केट होती है, 102 दिन तक चलेगी, ज्यादा नहीं। दीर्घकालीन बाजार का ये होता है कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको थोड़ा पूर्ति बढ़ाने का समय मिल जाता है। यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि आप कुछ दिन तक बेच सकें, कुछ समय तक खींच सकें। और अति दीर्घकालीन यानी वेरी लॉन्ग का मतलब होता है कि यहां चाहे जितनी डिमांड आ जाए, आप सारे डिमांड को पूरा करने में सक्षम हैं, इतना समय आपके पास रहेगा तो आप पूर्ति कर सकेंगे। तो अगर आप समय यानी टाइम के आधार पर देखें तो अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन, ये 4 तरह के बाजार आपको दिखाई पड़ेंगे। तो एक ये और इंपॉर्टेंट वर्गीकरण आपको मिलेगा। फिर प्रतियोगिता ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर हमें चर्चा करनी है। और यहां से जो पहला पूर्ण प्रतियोगिता है, इसी के हिसाब से ये चैप्टर है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी ये देखा गया कि भाई बाजार में किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, किस प्रकार की प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता के आधार पर बाजार निर्णय होंगे, बाजार का वर्गीकरण किया जाएगा या टाइप ऑफ मार्केट डिसाइड किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई। तो इसमें सबसे पहले आया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक, दूसरा आया अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसमें क्या हुआ, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इसमें कई और पार्ट हैं इसके, तो इसमें क्या हुआ, इम्परफेक्ट कंपटीशन इसको कहा गया, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, और उसमें एकाधिकार भी आता है। तो एकाधिकार क्या है, मोनोपोली, इसकी चर्चा आगे मैं करूंगा। अब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यह है जहां बाजार में क्रेता और विक्रेता बहुत ज्यादा हैं और वहां पर विक्रेताओं में भी और क्रेताओं में भी आपस में प्रतियोगिता चल रही है। जब प्रतियोगिता चलती है ना, तब किसी एक के व्यूज, किसी एक का अलग स्टैंड कोई मान्य नहीं रखता, वो पीछे छूट जाएगा, फिर अलग हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, हर आदमी एक जैसी वस्तु एक कीमत पर बेच रहा होता है और उसका प्रयास ये रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। मैंने आपको पहले उत्पादक संतुलन समझाया था और उसमें बताया था कि जो इसका रेवेन्यू कर्व होता है वो ऐसा होता है, मैंने बताया था ना, AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू AR, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट यहां होती है तो संतुलन होता है, और ये दोनों इक्वल टू प्राइस, ये दोनों इसलिए बराबर होते हैं तीनों क्योंकि यहां पर हर क्वांटिटी पे कीमत आप बदल ही नहीं सकते। अगर आप अलग से कीमत बदलने लगे तो या तो आप घाटे में रहेंगे या आप वहां पर आपके पास कोई ग्राहक नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, ठीक है। दूसरी कंडीशन इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता है, जहां पर पूरा कंपटीशन नहीं है, जहां पर या तो एकाधिकार है या एकाधिकारी है या अल्पाधिकार है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। और एकाधिकार को अलग से मैंने लिख दिया क्योंकि एकाधिकार का मतलब जहां पर एक ऐसा विक्रेता है जिसके साथ किसी का कंपटीशन नहीं है, उसको खुला बाजार मिला हुआ है, वो वहां का दादा है, वो ऐसी चीज बेच रहा है जो कोई और बेच नहीं सकता, जैसे शराब और दारू की दुकान, सरकार जिसको बोलेगी वही बेचेगा। और वहां पर फिर ये जो होगा बेचारा चुपचाप जो ऊपर से कीमत बताई जाएगी उसी में बेचेगा, ये अपना कीमत बनाने में सक्षम रहता है। और इसके कई पहलू हैं और कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये वर्गीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमेशा आप ध्यान पे रखेंगे। फिर कार्य के आधार पर अगर देखा जाए ऑन द बेसिस वर्क ऑफ नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो एक होता है विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार मतलब कि जो किसी एक पर्टिकुलर चीज है ना, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये कपड़े का बाजार है, ये लेबर मार्केट है, किसी एक विशिष्ट चीजों की पहलू रख के बाजार बने, वो विशिष्ट बाजार है। मिश्रित बाजार यानी कि सारी चीजों वहां मिल जाए, नमूनों का बाजार, श्रेणियों के आधार पर बाजार, यानी कि इसमें आप श्रेणी के हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं, हायर क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, कहीं भी। तो एक कार्य के आधार पर भी बाजार का वर्गीकरण है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन आपको ध्यान में इसको भी रखना है। इसके अलावा वैधानिकता, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लीगैलिटी के आधार पर, ठीक है। लीगैलिटी मतलब क्या हुआ, क्या वो बाजार उचित या कि लीगल है, यानी ठीक है, क्या वो लीगल है या वो क्या है, इलीगल है। अंडरवर्ल्ड सुना होगा ना आपने, अंडरवर्ल्ड मार्केट। इलीगल जैसे मान लीजिए कहीं ड्रग्स का बाजार है ना, कहीं अफीम गांजे का बाजार है, तो ये सट्टे का बाजार है,
है ना। हमेशा आप देखते हो क्रिकेट वगैरह होगा तो लोग सट्टा बाजार चलाते हैं, तो हमारे यहाँ लीगल नहीं है ना, तो वो इलीगल है, तो उसको अवैध बाजार कहेंगे। और जो चीजें जैसे आप रोटी कपड़ा ये सारी चीजें बेच रहे हैं, खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं, जो लीगल है, भारत में अलाउड है, वो वैध बाजार माना जाता है, उचित बाजार माना जाता है। तो एक वर्गीकरण यहां भी आपको दिखाई पड़ता है। वस्तु की प्रकृति कैसी है, ठीक है, क्या वो उपज वस्तु है, स्कंद वस्तु है, या धातु बाजार है। यानी आप कह सकते हैं एक तरह से कि कोई मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, कोई उगाने वाला अनाज वाला आइटम है, या किसी तरह के धातु वाला आइटम है। तो इस आइटम यानी कि जो वस्तु की प्रकृति या नेचर है, उस आधार पर भी बाजारों का वर्गीकरण किया गया है। मात्रा की अगर बात करें, मात्रा मतलब कि उसकी क्वांटिटी, तो या तो दो तरह की बाजार होगी, फुटकर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिटेल मार्केट। अपने घर के आसपास जो आप छोटे छोटे दुकान देखते हैं, जहां पर एक एक दो दो क्वांटिटी में आप कहिए कि भैया हमें एक पेन दे दीजिए, दे देगा। एक होता है होलसेल मार्केट, वहां पर आपको एक या दो चीजें नहीं मिलेंगी, वहां पर जो थोक में खरीदने जाएगा, थोक बाजार, होलसेल मार्केट उसको बोलते हैं। खासकर जो विक्रेता होते हैं वो जाके वहां से चीजें थोक में लाते हैं और आपको एक एक करके बेचते हैं। तो मात्रा के क्वांटिटी के आधार पर भी ये बाजार मिलेंगे, फुटकर बाजार और थोक बाजार। इसका अंतर भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स, ये आगे आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में होता है। तो एक फुटकर बाजार है, एक थोक बाजार है, ऐसा वर्गीकरण भी देखने को मिलता है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो कुल मिलाकर अब कहानी कहां आ गई? अब कहानी ये आ गई कि भाई प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार के हैं, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कौन कौन से हैं, कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो ये तय करती हैं कि भाई बाजार का स्वरूप क्या है, बाजार का मतलब क्या है। तो अब देखिए, अब अगर आप आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण करें, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, सबसे पहले कहानी आएगी पूर्ण प्रतियोगिता की, परफेक्ट कंपटीशन की। पूर्ण प्रतियोगिता जहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हैं, चर्चा करेंगे। एकाधिकार, मोनोपोली, मोनो मतलब होता है सिंगल, पोली माने सेलर, जहां केवल एक विक्रेता हो, वही सब कुछ का राजा हो, वही सब कुछ डिसाइड करता हो मार्केट में, उसी के अनुसार पूरा बाजार तंत्र काम करता हो, वो जैसा चाहे वैसा कीमत कर दे। तो यहां कीमत विभेद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद आता है एकाधिकृत प्रतियोगिता। एकाधिकृत को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। इसमें क्या होता है, वो इन दोनों का संयोग होता है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों को मिला के इसमें कुछ फीचर्स पाए जाते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स यहां भी होते हैं, लेकिन ये कीमत विभेद जैसा कुछ वस्तु विभेद जैसी चीजें कर लेता है, और एकाधिकृत प्रतियोगिता इसको कहा जाता है। एक आता है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, जहां पर क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं और एक भी नहीं, यहां पर क्या होते हैं, दो चार लोगों का समूह होता है विक्रेताओं का। इसमें ओलिगोपोली में कार्टेल जैसा एक माहौल होता है, जिसमें दो चार विक्रेता मिलकर पूरे बाजार को कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके। तो अर्थशास्त्र में प्रतियोगिता के आशय वस्तुओं के क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा स्वयं के लाभों को अधिकतम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रयासों से है। तो प्रतियोगिता का मतलब क्या है अर्थशास्त्र में? अर्थशास्त्र में प्रतियोगिता का मतलब यह है कि क्रेता और विक्रेता कैसे अपने लाभ को या अपनी संतुष्टि को ज्यादा करना चाहते हैं। जो विक्रेता है वो चाह रहे हैं कि जो मैं बेचूं उससे अधिक लाभ कमाऊं, जो क्रेता है वो चाह रहे हैं जो मैं खर्च कर रहा हूं उससे मुझे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। यही पूरी प्रतियोगिता चलती रहती है। तो जहां ये प्रतियोगिता पूर्ण रूप से चलती है और वहां पर एकदम टाइट मामला है, पूर्ण प्रतियोगिता है। जहां पर विक्रेता थोड़ा हैवी है, एक अधिकार है, जहां पर ये दो मामले हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं, जहां पर दोनों तरीके के प्रतियोगिता में कहीं विक्रेता हावी है, कहीं क्रेता हावी है, और वहां एक कार्टेल जैसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन बनती है, भी मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो बाजार में क्रेता और विक्रेताओं के मध्य होने वाली प्रतियोगिताओं के आधार पर ये चार प्रतियोगिताएं हैं, और उस हिसाब से अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले बात आएगी किसकी? पूर्ण प्रतियोगिता की। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? इस बाजार में क्रेता और विक्रेता असीमित संख्या में होते हैं, जिसको बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहां क्या होते हैं? क्रेता और विक्रेता एक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सिंपली जो आप मार्केट का स्वरूप देखते हैं कि खूब, जैसे आप किसी बाजार में घुस जाइए, खूब ज्यादा विक्रेता हैं, खूब दुकानें हैं और खूब क्रेता हैं। खूब क्रेताओं में परस्पर और विक्रेताओं में परस्पर पूर्ण और स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान रहता है। तो यहां दूसरी विशेषता क्या होती है कि जो विक्रेता हैं या जो क्रेता हैं उनको बाजार के बारे में सारी जानकारी प्राप्त है। मतलब बाजार में कौन सी चीज कितने की बिकनी चाहिए ये विक्रेता को पता है, कौन सी चीज कितने की हो सकती है ये क्रेता को पता है। यानी क्रेता भी इन्फॉर्म्ड है, विक्रेता भी इन्फॉर्म्ड है, तो दोनों में से कोई एक दूसरे को चीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए टाइट मामला बना हुआ है, प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच में, और क्रेताओं का आपस में और विक्रेताओं का आपस में, यह भी एक प्रतियोगिता बनी रहती है।
वस्तु के गुण, रूप और मात्रा में एक रूपता होती है और वस्तु का मूल्य समान रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक जैसी वस्तु सभी बेचेंगे। एक पेन है, मान लीजिए एग्जांपल, ये एक्स कंपनी का पेन है और ये बहुत फेमस है, तो सभी ये पेन रखेंगे, एक ही कीमत पर पाई जाएगी। ये इस बाजार में देखी जाती है। ताजा मटर, टमाटर, मछली, ये बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कही जाती है। एक जैसी चीजें होंगी। अच्छा, तो अगर आप इसकी विशेषता निकालना चाहें तो क्या क्या विशेषता आपने देखा? पहली, अधिक संख्या में क्रेता एवं विक्रेता। पहली विशेषता तो आपको ये नजर आई, एग्जाम में ऐसे तो लिखा जाता है पॉइंट बना के। पहला पॉइंट आप ये लिख देंगे। दूसरा क्या लिख देंगे? बाजार का पूर्ण ज्ञान। ठीक, बाजार का पूर्ण ज्ञान मतलब ये मान के चला जाता है कि ये ऐसा बाजार है जहां क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार के बारे में सारी जानकारी हासिल है। ठीक। तीसरा, वस्तुओं की एक रूपता। वस्तुओं की एक रूपता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनिटी। अब वस्तुओं की एक रूपता का मतलब क्या है? वस्तुओं की एक रूपता का मतलब यह होता है कि एक जैसी वस्तु ही हर जगह पाई जाती है। यह नहीं कि कोई अलग वस्तु बेच रहा है, कोई अलग वस्तु बेच रहा है, तो वो कंपटीशन नहीं होगा। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, समान कीमत। ठीक, यहां पर कोई कीमत विभेद नहीं होता। अगर एक आदमी थोड़ा कम कीमत पर बेचे तो बाकी ज्यादा बेच के ज्यादा लाभ कमा लेंगे। एक आदमी अगर ज्यादा कीमत करना चाहे तो सब जगह उससे कम कीमत में मिलेगा, तो उसके पास कोई ग्राहक ही नहीं जाएगा। सो देयर इज अ वेरी लिमिटेड स्कोप। स्कोप बहुत लिमिट होता है कि कोई कीमत से छेड़छाड़ करे। यानी ये क्या होते हैं? ये कीमत, ये जो फर्में होती हैं इसमें, वो कीमत स्वीकारक होती हैं। कीमत स्वीकारक यानी प्राइस टेकर, उसको हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं। वो कीमतों को स्वीकार करती हैं, कीमत को बनाती नहीं है, कीमत स्वीकार करती हैं। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है, 6 नंबर पे अगर मैं यहां रख दूं, प्रवेश एवं निकास की आजादी। निकास की आजादी। ठीक, यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी व्यक्ति इस बाजार में आकर अपनी चीजें बेच सकता है, कोई भी व्यक्ति रातों रात अपनी दुकान बंद करके जा सकता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के वो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि ये बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होंगे, सभी को बाजार की सारी जानकारी प्राप्त होगी, सबको पता होगा कौन सी चीज कितने में बिकनी चाहिए। जो चीजें बिकेंगी वो एक जैसे एक रूप वाली बिकेंगी, कोई इसमें विभेद नहीं नजर आएगा। जो कीमत होगा वो हमेशा समान रहेगी, प्राइस स्टेबिलिटी या प्राइस यूनिटी देखी जाती है। और यहां पर कोई भी व्यक्ति कभी भी सामान उठाकर आ सकता है बेचने, कभी भी जा सकता है। ये एकाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की महत्वपूर्ण निशानी देखी जाती है। दूसरा, इन शॉर्ट हमने समझा, भी आगे इसमें कई चीजें समझेंगे। अगर इसमें आप कीमत रेखा की बात करें तो अब आगम तो आप समझ ही चुके हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो रेखा बनती है, ठीक है, ठीक है, अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की आप बात करें तो कुछ चीजें आपको इस तरह दिखाई देंगी। ठीक है, ये कीमत अगर मैं मान लूं, या यहां पर मैं AR ले लूं और MR ले ली, औसत आगम और सीमांत आगम के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो इस केस में फिर क्या होता है, X, ये हो गया आपका AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस। ये यहां पर देखा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कीमत हमेशा यहां बराबर रहेगी। जो कीमत होगा वही सीमांत आगम हो जाएगी, वही औसत आगम हो जाएगी। ये चीज यहां पर बहुत इंटरेस्टिंगली देखी जाती है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम या कीमत की विशेषता होती है। और जहां पर इसको सीमांत लागत वक्र नीचे से काटती है, ये सीमांत लागत वक्र है, यहां उत्पादक का संतुलन होता है। यहां क्या होता है? उत्पादक का संतुलन देखने के लिए मिलता है। तो ये बात आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ठीक से ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है एकाधिकार बाजार, जिसे हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सॉरी मोनोपोली कंपटीशन।
एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु का विक्रेता एक ही व्यक्ति होता है या किसी विशेष वस्तु की संपूर्ण पूर्ति किसी एक उत्पादक के नियंत्रण में होती है। जैसे मान लीजिए इस देश में रेलवे, क्या रेलवे पर सरकार के अलावा किसी और का अधिकार है? क्या कोई प्राइवेट कंपनी भी रेलवे चलाती है? नहीं, केवल वो सेवा गवर्नमेंट के द्वारा है। शराबे एक बाजार में एक पर्टिकुलर एरिया में एक व्यक्ति के अलावा दूसरे को लाइसेंस नहीं होता बेचने का। तो जहां से पूर्ति या उत्पादन किसी एक व्यक्ति के हाथ में जिस चीज का हो वहां वो दूसरा किसी के पास ना हो तो एकाधिकार बाजार होता है। अधिकतम लाभ पाने के लिए वह वस्तु का मूल्य अधिकतम रखने का प्रयास करता है और मांग की चिंता नहीं करता। वो इस बात पे फिक्र नहीं करता कि मांग हमें हो रही कि नहीं हो रही है। खूब ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा प्राइस रखता है। हाँ, ये जरूर है कि फिर वो ज्यादा मात्रा बेचने के लिए कभी कभी प्राइस घटाता भी है। इसीलिए जो हमने यहां पर पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा एआर और एमआर वर्क देखा है, एकाधिकार में आपको कुछ यूं देखने को लिए मिलेगा, यूं देखने को मिलेगा एमआर एआर। इसलिए कि वो कभी कभी वो कीमत तो खुद बना सकता है, कीमत तो कभी बदल सकता है, तो ज्यादा बिक जाए इसलिए वो कभी कभी डाउन करता है कीमत। एकाधिकार बाजार में प्रतियोगिता का अभाव होता है, जैसे बिजली का वितरण, रेल यातायात, ये सब क्या है? एकाधिकार है। बिजली कंपनी एक ही होती है, रेलवे एक ही आदमी चलाएगा, तो यहां पर कोई प्रतियोगिता नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता। ऐसे बाजार को एकाधिकार बाजार कहते हैं। जो मोनोपोली शब्द है ना, ये दो शब्द से बना है, मोनो एंड पोलस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोलस मतलब सेलर। तो जहां सिंगल सेलर हो, एक व्यक्ति बेचने वाला हो, ऐसे बाजार को एकाधिकार बाजार के रूप में जाना जाता है। फिर आता है एकाधिकृत प्रतियोगिता। इस बाजार में अनेक फर्में उत्पादन में थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग समरूप वस्तुओं का विक्रय करती हैं। मिलते जुलते गुणधर्म वाली वस्तु बेचने के कारण विक्रेताओं में परस्पर प्रतियोगिता पाई जाती है। कंप्यूटर, टेलीफोन के उपकरण, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, ऐसी चीजें आपको मिलती हैं। मिलती जुलती चीजें रहेंगी लेकिन थोड़ा अंतर रहेगा। इसमें आपको बहुत सारे क्रेता और विक्रेता रहेंगे, है ना। तो ये सारा एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी विशेषता एकाधिकृत की होती है। आप लिख सकते हैं कि एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मिश्रण, एक तो ये देखा जाता है। दूसरा इसमें क्या देखा जाता है? इसमें कभी कभी एक तरह से कह सकते हैं वस्तु विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखा जाता है। वस्तु विभेद, एक जैसे दिखने वाली थोड़ी अन्य दूसरी वस्तु भी हो सकती है। अच्छा, वहीं जो एकाधिकारी था, जो मोनोपोली था, यानी जब आपकी कहानी आएगी किस चीज की, जब आपकी कहानी आएगी जब आपकी कहानी मोनोपोली की आएगी तो वहां कीमत विभेद। जब भी आपकी कहानी एकाधिकार वाला जो था, इसके पहले वाला जो एकाधिकार है, वहां पर क्या देखा जाता है? कीमत विभेद। कीमत विभेद मतलब हो सकता है कि वो क्या करे, जैसे हम एकाधिकार को यहां देख लेते हैं। देख लीजिए, ये एकाधिकार जो, इसमें दो चीजें देखी जाती हैं। इसमें इसकी विशेषताएं अगर देखें तो एक विक्रेता, ठीक। दूसरा क्या देखें? प्रतियोगिता का अभाव। प्रतियोगिता का अभाव, ये विशेषताएं आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तीसरा इसमें आप क्या देख सकते हैं? कीमत निर्धारक। क्योंकि ये इकलौता बनाने वाला है इसलिए इसको किसी से कीमत स्वीकार नहीं करनी है, वो जिस कीमत पर चाहे कीमत निर्धारण कर सकता है। और इसीलिए यहां पर कीमत विभेद देखा जाता है। कीमत विभेद का मतलब क्या है? वो किसी एक आदमी से ज्यादा पैसा ले सकता है, दूसरे आदमी से दूसरा पैसा ले सकता है। तो कीमत विभेद भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। ये एकाधिकार है। और एकाधिकारी में मैंने आपको क्या बताया था? जहां पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अल्पाधिकार की बात करें तो इस बाजार में कुछ बड़ी फर्में बड़ी मात्रा में अपने उत्पादन बाजार में बेचती हैं। यहां एक अर्थशास्त्र का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है, कार्टल। यहां क्या होता है? यहां कुछ दो चार ऐसी कंपनियां होती हैं जो पूरे बाजार को कंट्रोल करती हैं। वो किसी दूसरे को बाजार में घुसने नहीं देती। जैसे अगर आप एक दो उदाहरण देखें, टेलीकॉम ऑपरेटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक। यानी ये ऐसी चीजें हैं। टेलीकॉम में आप देखिए, जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, गिन के आप 4-5 नाम ले लेंगे, वोडाफोन, इनके अलावा कोई मार्केट में नहीं है।
ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी का रोज सिम कार्ड बिक रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। जब आपको स्पेक्ट्रम खरीदना होता है, आपको अपने टेलीकॉम बनाना पड़ता है, तो इस पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहां पर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने आपस एक तरह से पूरा कार्टेल बनाया हुआ है, एक जैसी कीमतों पर वो चीजें बेचती हैं और किसी नए को मार्केट में जल्दी इंटर नहीं करने देंगी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का देख लीजिए, कोका कोला, पेप्सी के अलावा दूसरी ब्रांड, मतलब बाकी भी ब्रांड उसी के पार्ट होते हैं, स्प्राइट सब कोका कोला का ही पार्ट है। कोका कोला और पेप्सी दो ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने किसी तीसरे को जल्दी मार्केट में बचने ही नहीं दिया। तो ये अल्पाधिकार है जहां कुछ बड़े विक्रेता जो है वो पूरे बाजार को नियंत्रित करके रखे हुए होते हैं। अल्पाधिकार को शुद्ध या विभेदात्मक अल्पाधिकार में वर्गीकृत किया गया है। जैसे ऑटोमोबाइल, मोटर बाइक, टीवी सेट, मोबाइल फोन, मोबाइल सेवा प्रदाता, ये सब अल्पाधिकार के एक तरह से क्या माने जाते हैं, उदाहरण माने जाते हैं, ओलिगोपोली जिसे बोलते हैं। अब थोड़ा सा पूर्ण प्रतियोगिता को हम डिटेल में देखेंगे कि भैया पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता का क्या आशय है। तो पूर्ण प्रतियोगिता से आशय उस स्थिति से है, क्योंकि ये चैप्टर में यही मेन है, जिसमें बाजार में उस वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पर्याप्त मात्रा में होते हैं, कोई भी व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, कोई एक विक्रेता अगर चाहे या कोई एक क्रेता अगर चाहे कि वो बाजार के मूल्य को अपने हिसाब से सेट कर ले, अपने हिसाब से चीजों को डिसाइड कर ले, तो उसके लिए वो इतना आसान नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि व्यक्तिगत रूप से कोई एक व्यक्ति बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। इस बाजार में किसी वस्तु के विक्रेता एवं विक्रेताओं तथा क्रेताओं एवं क्रेताओं के बीच पूर्ण और स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। जो विक्रेता होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा बेच के सबसे ज्यादा लाभ कमा लें, जो क्रेता होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम बाकियों से सस्ता खरीद के लाभ कमा लें। तो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन, बहुत बड़ी प्रतियोगिता हर वक्त चलती रहती है। इस प्रतियोगिता के कारण इस बाजार में किसी वस्तु की कीमत सभी जगह एक समान होती है। तो यहां पर क्या देखा जाता है, कीमत विभेद का अभाव, लैक ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद का अभाव देखा जाता है। यहां पर कीमत क्या होती है, एक जैसी पाई जाती है, प्राइस यूनिटी यहां पर देखी जाएगी। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कोई बाजार जितना अधिक पूर्ण होगा, अर्थात क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच जितनी अधिक प्रतियोगिता होगी, उस बाजार के समस्त भागों में किसी वस्तु के लिए एक समय पर उतनी ही अधिक समान कीमतें देने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। किसी बाजार में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितना, अब आप सोचिए ना कि भाई कोई ऐसी चीज है जिसके लिए सब दौड़ रहे हैं और सब बेचने को तैयार हैं, तो वहां पर फिर कीमत में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर सब बेच रहे हैं, सब चाहते हैं कि आप मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, तो कोई भी व्यक्ति उसे मनमाने कीमत पर नहीं बेचेगा। तो प्राइस हमेशा यहां पर एक जैसी पाई जाएगी। जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तब पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या है, कभी भी घट और बढ़ सकती है। इसके अंतर्गत प्रथम विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे किसी भी विक्रेता की उत्पत्ति वस्तु की कुल उत्पत्ति का एक तुच्छ भाग होती है। सभी क्रेता विभिन्न प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने में समान दृष्टि रखते हैं। एक तरह से क्रेता हैं, वो किसी भी विक्रेता को चुन सकते हैं कि हम इनसे खरीदेंगे, हम इनसे खरीदेंगे, हम इनसे खरीदेंगे। यहां पर पूरी फ्रीडम रहती है, यहां पर क्रेताओं की बल्ले बल्ले रहती है कि ठीक है, अच्छा तुम ही बेच रहे हो, तुम ही बेच रहे हो, नहीं मैं इतने में खरीदूंगा, इतने में खरीदूंगा। तो इस सबके पास एक ऑप्शन रहता है, सब चाहे तो एक दृष्टि से कहीं भी जाकर खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी या एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है। ठीक बात। अब अगर विशेषताओं की बात की जाए, जो भी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में आखिर कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण विशेषता हैं, तो पहला, क्रेता और विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतियोगिता, यानी एक फ्री एंड फेयर कंपटीशन क्रेताओं और विक्रेताओं में देखा जाता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है। दूसरा, असीमित क्रेता और विक्रेता, अगली विशेषता ये है कि कितने ज्यादा नंबर में क्रेता और विक्रेता होंगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बार नहीं है। असीमित क्रेता होते हैं, असीमित विक्रेता होते हैं, एक बहुत बड़ा इसका फीचर होता है। बाजार का पूर्ण ज्ञान, सबको पता होता है मार्केट के बारे में, मार्केट में क्या कीमत, जैसे कोई चीज बिक रही है, हमको पता है ना, मान लीजिए लेट सपोज कि मैं पेन रोज खरीदते हैं 10 रुपए का, तो मुझे पता है 10 का, कोई अगर बोला 11 का, बोला 11 क्यों बेच रहे हो, 10 का बिकता है। ठीक, अगर मैं बोलूं 9 का दे दो, बोलता है 10 रुपए हर जगह बिकता है, 9 का क्यों मांग रहे हो। तो जो क्रेता और विक्रेता है उनको पूरी जानकारी है, देयर इज नो इग्नोरेंस एट ऑल, किसी को ये नहीं पता, कोई चीज अंधेरे में नहीं है, सारी जानकारी उनको है। वस्तु की एक कुरूपता, जिसको अंग्रेजी में होमोजेनिटी बोलते हैं, सभी लोग एक जैसी वस्तु बेचेंगे,
क्योंकि अगर एक जैसी वस्तु नहीं बेचेंगे, खराब बेचेंगे, तो भाई किसी दूसरे से कोई खरीद लेगा। बहुत अच्छा बेचेंगे तो कीमत तो चेंज होगा नहीं, उसको घाटा होगा। तो एक जैसी वस्तु होगा और एक क्षेत्र होगा। क्षेत्र मतलब कि एक एरिया होगा जहां ये कंपटीशन चल रहा होगा। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो विशेषता क्या करती है, पूर्ण प्रतियोगिता को एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बनाती है। एक और विशेषता अगर इसमें आप नोट करना चाहें, मुक्त प्रवेश एवं निकास। ठीक है, तो अगर आप इसमें से इस मार्केट में एंटर या निकास करना चाहें तो वो आपके लिए फ्री है। यानी आप कोई भी बाजार में इंटर कर सकता है विक्रेता बनके या क्रेता बनके, और वो निकल भी सकता है बाजार से। ऐसा नहीं है कि जैसे ओलिगोपोली जैसा मामला है कि कुछ ही लोग पूरे बाजार को चला रहे हैं। कोई भी इस बाजार में इंटर कर सकता है, कोई भी उस बाजार का हिस्सा हो सकता है। तो ये वो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से कोई भी बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार माना जाता है। अब कुछ और विशेषताएं इसमें हैं, एक आध और विशेषताएं अगर उनको भी आप देखना चाहें तो जैसे वस्तु का समान मूल्य, जिसको बोलते हैं ना यूनिफॉर्म प्राइस, अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनिफॉर्म प्राइस। मतलब हर विक्रेता एक ही कीमत पर बेचेगा। मैंने बार बार आपको बताया है, इसलिए क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे मार्केट में, अगर वो अलग बेचेगा तो कोई दूसरे के यहां चला जाएगा। फिर पुनः उत्पादन संभव, बार बार उस चीज को बनाया जा सकता है। विक्रय लागत का अभाव, विक्रय लागत का अभाव का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा आपको प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ेगा। यानी सबको चूंकि बाजार का ज्ञान है, एवरीवन नोज अबाउट द प्रोडक्ट, सबको पता है कितनी कीमत में चीज बिकती है, कौन सी चीज है, तो सारी चीजें पहले से रिवील्ड है। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और परिवहन लागतों का अभाव, बहुत ज्यादा आपको परिवहन लागत भी इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। लोकल बाजार से चीजें आ जाती हैं और विक्रेता खुद चलकर भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब एक एक करके इन विशेषताओं पर बात करें तो इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में परस्पर स्वतंत्र और पूर्ण प्रतियोगिता होती है। इसकी बात मैं आपको बता ही चुका हूं। असीमित क्रेता और विक्रेता होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि बहुत सारे आपको यहां पर बायर एंड सेलर दिखाई देंगे। ठीक है, और इसमें परस्पर स्वतंत्र पूर्ण प्रतियोगिता अनिवार्य है। अकेला क्रेता या विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। जो इस लाइन का मतलब है ना, वो असली यही कहना चाह रहा है। बहुत सारे क्रेता विक्रेताओं से होता यह है कि यहां पर कीमत स्थिर बनी रहती है। कोई एक आदमी चाहे कि कीमत को बदल दें और कीमत को परिवर्तित कर दें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल टुगेदर। ठीक बात। बाजार का पूर्ण ज्ञान, तो समस्त क्रेताओं और विक्रेताओं को भी बाजार की दशाओं की पूरी जानकारी रहती है। क्रेताओं और विक्रेताओं को इस बात की जानकारी रहती है कि वस्तु किस स्थान पर किस मूल्य में बिक रहा है। ठीक है, यह भी क्लियर बात है। तो इसलिए ज्यादा एडवर्टाइज करने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी स्थान पर मूल्य अधिक हो तो वहां बिक्री हेतु वस्तु भेज दी जाती है, और जहां कम होती है वहां खरीदार पहुंच जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बाजार के पूरे ज्ञान से होता यह है कि अगर कहीं ज्यादा प्राइस में बिक रहा हो तो वहां पर विक्रेता अपनी वस्तु लेकर चला जाता है ज्यादा लाभ कमाने के लिए। और क्रेताओं को अगर यह पता चलता है कि कहीं पर वो सस्ता मिल रहा है तो वो वहां खरीदने चले जाते हैं। तो यह चीज दिखाई पड़ती है। वस्तु में एक रूपता, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में वस्तु के गुण, रूप और मात्रा में एक रूपता पाई जाती है। एक जैसे, यानी जिसको बोलते हैं ना कि होमोजीनियस प्रोडक्ट वहां पर पाए जाते हैं। सारे क्षेत्र में वस्तु का एक ही मूल्य रहने की प्रवृत्ति भी रहती है। क्षेत्र कह रहे हैं तो बाजार एक क्षेत्र होता है, कोई स्थान विशेष नहीं होता। वस्तु का समान मूल्य, वही बात मैंने कही, और इसीलिए यहां पर क्या देखा जाता है, प्राइस इक्वल्स टू AR, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमेशा एक जैसे रहते हैं, इसलिए MR भी बराबर आती है इसमें। तो विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान रहता है, वस्तु की एक रूपता रहती है, और विक्रेताओं के बाजार में स्वतंत्र आगमन और उसमें पूर्ण प्रतियोगिता के फलस्वरूप बाजार में वस्तु का मूल्य भी एक समान बना रहता है। बाजार में वस्तु का मूल्य बार बार परिवर्तित नहीं होता, वो यूनिफॉर्म कंडीशन में बना रहता है। ये एक बड़ी चीज इसमें देखी जाती है। इस बाजार में वस्तुओं का पुनः उत्पादन भी संभव रहता है। एक ही किस्म की वस्तुओं का क्रय विक्रय होने से इसके प्रचार और विज्ञापन आदि पर विक्रय लागत का व्यय करने की जरूरत नहीं होती है। यानी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर चाहे कोई पैसा खर्च करे, बहुत ज्यादा उसको प्रोमोट करे ताकि लोगों को पता चले, तो ऐसी कोई यूनिक चीज तो रहती नहीं है। ऐसी चीज रहती है जिसके बारे में सबको जानकारी रहती है। एवरीवन इज वेल नोन अबाउट द प्रोडक्ट। तो इसमें विक्रय लागत कम आती है। परिवहन लागतों का अभाव, इस बाजार में परिवहन लागतें नहीं होती हैं क्योंकि सभी फर्मों पास पास रहती हैं। वस्तु का संपूर्ण बाजार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में कोई व्यय यहां पर नहीं करना पड़ता है। तो ये एक और विशेषता बहुत महत्वपूर्ण यहां पर देखी जाती है। अब ये कहानी क्या हो गई, ये कहानी हो गई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के पूरी विशेषताओं की। उसमें दो चार चीजें आपने बहुत स्पष्ट रूप से देख ली, जहां बहुत सारे क्रेता विक्रेता हैं, वस्तुओं का ज्ञान है, एक जैसी कीमत है, और किसी के भी बाजार में प्रवेश और निषेध पर कोई रोक नहीं है, निकास पर कोई रोक नहीं है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है और इस पर चर्चा बहुत की जाती है
कि क्या जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का आपने कंसेप्ट देखा है, क्या ये कल्पना मात्र है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डू यू रियली थिंक दैट द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रियली एग्जिस्ट? क्या आप मानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो पाई जाती है? या क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक कल्पना है? आजकल इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको एक कंसेप्ट समझना है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, इन रियलिटी बहुत कम ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ऐसी विशेषताओं वाला बाजार देखा जाए। बहुत केस में ऐसा होता है कि जो विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता की बताई जा रही हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। ये बहुत कम होता है कि एडवर्टाइजमेंट पर कोई पैसा ही ना लगे, ये बहुत कम होता है कि परिवहन लागत ही ना लगे, ये बहुत कम होता है कि पूरे बाजार में कहीं भी कीमत में कोई चेंज ना हो। ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। तो अनेक प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा की कल्पना को लेकर इसको कल्पना की उपज माना है, यानी इसको एक तरह का केवल माना है कि ये कल्पना है, ये रियलिटी नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति एक अति स्थिति है। माना जाता है कि जो आप पूर्ण प्रतियोगिता कह रहे हैं ये एक्सट्रीम कंडीशन है। एक्चुअली में पूर्ण प्रतियोगिता कहीं नहीं होती है, जो वास्तविक जीवन में कभी नहीं मिलती। यदि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों का विश्लेषण किया जाए तो यह सहज ही स्पष्ट है कि अधिकांश शर्तें अव्यवहारिक, यानी जिसको बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, ये इम्प्रैक्टिकल है या इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल है या इम्पॉसिबल है, ये बहुत विशेष रूप से वहां पर देखी जाती है। अच्छा, क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि असीमित क्रेता विक्रेता नहीं है। ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि अनलिमिटेड ऑफ बायर एंड सेलर। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु के लिए असीमित क्रेता विक्रेता है, भाई उसकी भी एक लिमिट है। हर चीज को बेचने वाले और हर चीज को खरीदने वाले की एक लिमिट है, तो यह भी कंसेप्ट सही नहीं है। सभी वस्तुएं समरूप नहीं हो सकती, एक मार्केट में कोई एक चीज एक जैसी ही हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ असर उस पर पड़ेगा। यहां तक कि अगर आप देखिए सेम कोल्ड ड्रिंक है, वही कोल्ड ड्रिंक छोटे बोतल में अलग टेस्ट हो जाता है, बड़े बोतल में अलग टेस्ट हो जाता है, तो एक जैसी वस्तुएं केवल नहीं पाई जाएंगी। पूर्ण ज्ञान का अभाव, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आप ये मान के चल रहे हैं कि जितने ग्राहक हैं और जितने विक्रेता हैं सबको बड़ी जानकारी है। अगर बड़ी जानकारी है तो आज भी मार्केट में लोग ठगे कैसे जाते हैं या मार्केट में घाटा कैसे हो जाता है। तो यह मान के चलना कि सभी क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार की एक एक चीज की पूरी जानकारी है, एक एक चीज वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि हर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ही है और हर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ही है, सबको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त ही हो जा रही है, उनको पूरा ज्ञान है कि कौन वस्तु की कीमत होनी चाहिए, क्या वस्तु की क्वालिटी है, ऐसा भी संभव नहीं है। बहुत सारे लोग इग्नोरेंट भी हैं, बहुत सारे लोग को ज्ञान का अभाव है। तो यह भी बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है कि हम मान के चलें कि बाजार में सबको चीजों का ज्ञान ही है। कीमत पर प्रभाव डालना, अब यहां पर ये मान के चलना कि कोई कीमत पर प्रभाव डाल ही नहीं सकता, ये भी थोड़ा इरेलेवेंट माना जाता है। शासकीय हस्तक्षेप बाजार, यानी विभिन्न प्रभाव, तो कई तरह के ऐसी चीजें होती हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को प्रभावित करती हैं, जो उसके विशेष लक्षण हैं जिनको पूर्ण प्रतियोगिता माना जाता है, एक्चुअली वो वहां से हट जाती हैं। तो इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना के रूप में दिखाई पड़ता है, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। परिवहन लागतें शून्य नहीं है, यह भी बिल्कुल ठीक बात है। आप पूर्ण प्रतियोगिता में कह रहे थे कि कोई परिवहन लागत ही नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? कम से कम तो लगेगा, ये आजकल तो जरूरत पड़ती है, अब तो डिलीवरी भी हो रही है। नवीन फर्मों का प्रवेश कठिन, हाँ, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमने देखा था कि भाई नई फर्में जो हैं वो इजीली मार्केट में एंटर कर सकती हैं, पर वो इतना आसान भी नहीं रहता है। इन फर्मों का भी प्रवेश कई बार बहुत कठिन हो जाता है और सबके लिए इतना आसान नहीं कि वो तुरंत मार्केट में एंटर कर जाए। श्रम संघ का विरोध भी झेलना पड़ता है, ठीक है, और पूर्वाग्रहों का भी प्रभाव इस मार्केट पर पड़ता है। नहीं, पहले से आप क्या सोच रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में या कीमतों के बारे में, इसका प्रभाव भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभाव रहित बाजार है और पूरा प्रतियोगिता ही देखा जा रहा है। तो जो कल्पना कहा जा रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहीं ना कहीं एक कल्पना है, उसमें अगर पहला देखें कि असीमित क्रेता विक्रेता नहीं है, यानी किसी भी बाजार में असीमित संख्या में क्रेता और विक्रेता नहीं हो सकते हैं। दूसरा, सभी वस्तुएं समरूप नहीं होती हैं, कुछ न कुछ उत्पादन में अंतर पाया ही जाता है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में आप कहें कि एकदम समरूप वस्तु है, ऐसा भी कहना बिल्कुल उचित नहीं है। पूर्ण ज्ञान का अभाव, क्रेताओं और विक्रेताओं को पूरे बाजार की सभी परिस्थिति की पूरी जानकारी नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो उनको नहीं प्राप्त रहती है और उसके कारण वो गलत निर्णय भी लेती हैं। तो ये मान के चलना कि सब चीजों की पूरी जानकारी है, दैट इज नॉट द केस। कीमत पर प्रभाव डालना, क्रेता और विक्रेता बाजार की कीमतों को काफी मात्रा में प्रभावित करते हैं। ठीक, देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता कहता तो है कि कोई कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली में कीमत प्रभावित होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा सामान्य कीमत और बाजार कीमत। मतलब अगर मार्केट में 500 रुपए का फिक्स है कि सब लोग 500 बेच रहे हैं, तो भी क्रेता क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जो है जिद करके उसको 400 में ही खरीदेंगे। विक्रेता भी सोचेगा कि ठीक है यार, बेच ही देता हूं, कुछ तो आए, है ना। उसी तरह विक्रेता भी कई बार ज्यादा कीमत या कम से कम कीमत लगा के कभी कभी बेच देता है। तो ये मान के चलना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होगा जहां पर कीमत को कोई प्रभावित ही नहीं कर सकता,
तो दैट इज रियली मतलब ये इतना पॉसिबल नहीं है। तो एक ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी। शासकीय हस्तक्षेप, बाजार पर किसी न किसी रूप में शासकीय हस्तक्षेप जरूर रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता माना जाता है कि कोई हस्तक्षेप नहीं है, पर एक्चुअली हस्तक्षेप रहता है। तरह तरह के गाइडलाइंस और तरह तरह के मार्केट को कंट्रोल करने वाले सरकार की नई नई नियमावली आती रहती है, तो शासकीय हस्तक्षेप यहां पर देखा जाता है। इसके अलावा उत्पादक, उपभोक्ता और श्रमिक के संगठन तरह तरह से वस्तुओं और साधनों की गतिशीलता के कारण कीमतों को प्रभावित करते हैं। कई बार श्रम संगठन कहेंगे कि लीजिए हम काम ही नहीं करेंगे, लेबर आज से आएंगे ही नहीं, तो चीजें बनना मुश्किल हो जाएंगी, तो फिर आपका कीमत बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह की कई चीजें उपभोक्ता भी क्या करते हैं, उत्पादक भी क्या करते हैं, अपने अपने टैक्टिस से या अपने खरीदने या बेचने के तरीकों से वो कीमतों को प्रभावित करते रहते हैं। मान लीजिए ठीक है 5 रुपए किलो आलू बिकनी चाहिए, लेकिन अब क्या कर दिया उत्पादकों ने, क्या कर दिया, आलू का सारा माल गोदाम में भर दिया, मार्केट में उतार ही नहीं रहे, तो कीमत बढ़ जाएगी। तो कीमतों को प्रभावित किया जा सकता है और किया भी जाता है। इसी तर्कों से यह कहा जाता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है वो बहुत व्यवहारिक नहीं है, वो एक काल्पनिक रूप से ज्यादा दिखाई पड़ती है। परिवहन लागतें शून्य होना असंभव है। आवागमन के व्यय मूल्य को अनिवार्यता प्रभावित करते ही है। कुछ ना कुछ तो परिवहन लगेगा ही, चाहे आप कितनी भी कीमत बराबर रखें, और उससे कीमतों में फिर परिवर्तन आता ही आता है। ठीक है। नवीन फर्मों का प्रवेश इतना आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां भी एक तरह की पूंजी चाहिए। जो पहले से बैठे हुए वो नए फर्मों को कोई सरकारी हस्तक्षेप या रोक तो नहीं रहता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनका प्रवेश करना या उनको नई फर्म के रूप में बाजार में अपने जगह बनाना बहुत कठिन दिखाई पड़ता है। ठीक है। श्रम संघ यानी पुराने कारखानों को बंद करने की धमकी देना, श्रमिकों का हड़ताल पर चले जाना, ये सब भी प्रभावित करता है। पूर्वाग्रह यानी पहले से जो सोच है, तो क्रेता और विक्रेताओं के अनेक प्रकार के पूर्वाग्रह होते हैं। अपनी आदत और विचारों से प्रभावित होकर वो एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करते हैं, जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मान लीजिए अगर एक जैसी चीज बिक रही है, लेकिन जो उपभोक्ता की आदत है वो किसी दूसरे तरह की चीजों पर है, भले उसके लिए कीमत बढ़ानी या घटानी पड़े, वो तैयार है। तो ये आदतें, रुचियां, पहले से सोचने का तरीका, पूर्वाग्रह, ये भी बाजार को प्रभावित करते हैं। तो फिर वो पूर्व प्रतियोगिता उसको नहीं रहने देते हैं। ठीक है। तो ये भी एक कहानी है। तो ये चीज आपने स्पष्ट रूप से समझ ली होगी कि एक ऐसा लॉजिक यानी एक ऐसा कंसेप्ट कि भैया पूर्वाग्रह, ये जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, इसके जो विशेषताएं हैं उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये विशेषताएं एक कल्पना प्रतीत होती हैं। उन कल्पनाओं के फेवर में जो तर्क है वो मैंने आपको 10 पॉइंट से बताया कि इन कारणों से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का व्यवहारिक रूप से पाया जाना इतना व्यवहारिक नहीं दिखाई पड़ता, वो कल्पना ज्यादा दिखाई पड़ता है। और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र या जिसको बोलते हैं डिमांड कर्व जो होगी परफेक्ट कंपटीशन में किस प्रकार की होगी, और एक तरह से जो इसमें आपका एवरेज रेवेन्यू या कीमत की कर्व है, इसको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता तथा विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। उद्योग में एक समान वस्तुएं उत्पादित करने वाली अनेक फर्में होती हैं, यह भी हमने पढ़ लिया है। अतः कोई व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती, यह चीज हमने पूर्ण प्रतियोगिता में देख लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कीमत यहां पर ज्यादातर स्थिर रहेगी। जब कीमत स्थिर रहेगी तो कीमत की रेखा भी स्थिर बनेगी। देखिए बात समझिए, हमने क्या देखा था कि जब कीमत स्थिर रहेगी तो चाहे एक क्वांटिटी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कीमत मान लीजिए अगर 10 है तो सब पे 10 ही रहेगी। 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10। और जब कीमत, अच्छा हमको पता है कि जो प्राइस होती है वो औसत आगम के बराबर होती है, एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है, और वो पूर्ण प्रतियोगिता है तो सीमांत आगम के भी बराबर होती है। तो प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, ये चीज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि कीमत इस बाजार में बिल्कुल बराबर रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्त करता और पूर्ति मात्रा का समायोजक होती है। ये बहुत अच्छी विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हर फर्म क्या होता है? कीमत प्राप्ति करता होता है, कीमत स्वीकारक होता है। ऊपर से जो कीमत बता दी गई वही वो कीमत लेके चलेगा। और पूर्ति समायोजक मतलब जहां पूर्ति की जरूरत पड़ेगी वो सप्लाई करेगा। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः वस्तु का मूल्य उस स्थान या बिंदु पर तय होगा जहां वस्तु की मांग और पूर्ति की मात्रा समान हो। तो अब यहां पर कंसेप्ट आ गया कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आखिर कीमत तय कौन करेगा? तो कीमत तय कहां से किया जाता है? कीमत तय किया जाता है उस वस्तु की मांग और पूर्ति जहां एक दूसरे को काटती हैं, वो क्या हो जाता है? वो वहां पर संतुलित कीमत हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? साम्य कीमत भी कहते हैं। तो जब वस्तु, ये डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र है, ठीक है, और ये पूर्ति वक्र है। तो
तो जिस कीमत पर ये मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वही वहां पर कीमत निर्धारित हो जाती है, कीमत का निर्धारण हो जाता है। अगले चैप्टर में हम विशेष रूप से इस पर बात करेंगे। तो जब बाजार संतुलन की हम बात करेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कीमत होती है वो फिक्स रहती है, और वो कहां फिक्स होती है, जहां जिस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज यहां पर देखने को मिलेगी। इस बिंदु को मांग और पूर्ति का साम्य बिंदु कहा जाता है। दिस इज, मान लो ये ई बिंदु है तो ये साम्य बिंदु है। ठीक है, ये क्या है, साम्य बिंदु। और ये जो मात्रा है, क्वांटिटी, ये क्या होती है, साम्य मात्रा होती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत में परिवर्तन नहीं कर पाती, किंतु तय कीमत पर वह मनचाही मात्रा का उत्पादन और विक्रय अवश्य कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, फर्म जो है वो आपने बता दिया कि भैया ठीक है, एमआरपी ऊपर से 10 रुपए लिख के आ गया है तो उसमें अब वो कोई चेंज नहीं करेंगी, वो एमआरपी 10 रुपए कहेंगे कि ठीक है एमआरपी 10 रुपए रहेगी। लेकिन वो जब बाजार में दुकानों पर आएगी तो वो अपनी मात्रा के हिसाब से थोड़ा कीमत बढ़ा घटा सकती है। तो ये जो कीमत तय हुई है ये साम्य बिंदु ऊपर से तय करके दे दी गई है, लेकिन कई बार जो बाजार में एक्चुअली कीमत बिकती है, एक्चुअली जिस प्राइस पे बेचा जाता है वो इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कीमत क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, औसत आगम इक्वल्स टू सीमांत आगम, यानी प्राइस इक्वल्स टू एआर इक्वल्स टू एमआर, ये चीज देखी जाती है। ये आप देख लीजिए, ये कीमत है, ये इसकी क्वांटिटी है, और ये कीमत रेखा है, और ये एआर और एमआर के बराबर है। तो ये चीज, ये डिमांड कर्व ऑफ फर्म माना जाता है, इसको डिमांड कर्व के तौर पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो मांग वक्र आप ऐसे दिखा सकते हैं, यही कीमत है और यही उसका औसत आगम है। देखिए आगम क्यों आ रहा है, जब वो मांग हुई होगी और उतना बेचा होगा उसने, और ये एमआर है तो ये क्या है, ये बिल्कुल आपको बराबर सीधी रेखा दिखाई पड़ेगी। कोई दिक्कत समझ में आ रही है आपको, समझ में आ गया। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का जो आप कह सकते हैं कीमत रेखा है, औसत रेखा है, सॉरी औसत आगम रेखा और सीमांत आगम रेखा है, वो आपको सीधी लाइन दिखाई दे रही है। डिमांड कर्व ऑफ फर्म के रूप में आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता का कंसेप्ट। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या अंतर है। तो शुद्ध प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता का ही एक अलग रूप है। कभी कभी शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में निहित अंतर स्पष्ट रूप से दिख जाता है। शुद्ध प्रतियोगिता का विचार पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अधिक वास्तविक है लेकिन संकुचित है, ये समझ लीजिए। देखिए, जो पूर्ण प्रतियोगिता आप कहना चाह रहे हैं वो रियल सेंस में जहां लागू होती है वो शुद्ध प्रतियोगिता होती है, लेकिन बहुत छोटे जगह पर वो लागू होती है। ठीक है, इसके विपरीत पूर्ण प्रतियोगिता का विचार थोड़ा व्यापक है। शुद्ध प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता का ही एक हिस्सा है। ठीक है, मैंने इसलिए डाल दिया कभी क्वेश्चन पूछ दे तो हाँ, शुद्ध प्रतियोगिता जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता का ही पार्ट है और वो और रिजिड है। सो प्योर कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। किसी प्रतियोगिता, अच्छा पूर्ण प्रतियोगिता की अगर बात करें तो किसी प्रतियोगिता को उस समय शुद्ध प्रतियोगिता कहा जा सकता है जब उसमें 3 लक्षण दिखाई देते हो। मतलब अगर आप प्योर कंपटीशन की बात करें, यहां प्योर कंपटीशन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो किसी भी प्रतियोगिता को शुद्ध प्रतियोगिता तब कहा जाएगा जब क्रेता और विक्रेता की एक बहुत बड़ी संख्या हो, वस्तु वास्तव में एकदम एक रूपता और समानता हो, और फर्म, ये कर नहीं है, फर्म है यहां पर, इसको फ कर लीजिएगा। ठीक है, फर्म को उद्योग में प्रवेश करने और छोड़ने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। बाकी ये वस्तु, बाकी जो कीमत पर प्रभाव ना डालना, बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये सारी चीजें थोड़ी किनारे कर दीजिए। ये 3 चीजें जहां स्पष्ट रूप से पाई जाएंगी वो आपको शुद्ध प्रतियोगिता बाजार माना जाएगा। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में 3 बुनियादी शर्तों के अलावा 4 शर्तें और होनी चाहिए। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान हो, साधनों में पूरी गतिशीलता हो, यातायात के लागत न लगे और विक्रय लागत का भी अभाव हो। तो जो आपने विशेषताएं वहां देखी है लगभग यही है। वो और एक संकुचित रूप में या और रिजिड रूप में जब लागू हो जाती है तो वो शुद्ध प्रतियोगिता बन जाती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हमने देख लिए। तो यहां तक हमने बेसिकली बाजार का जो वर्गीकरण किया था उसमें जो पूर्ण प्रतियोगिता था उसको डिटेल में देख लिया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताओं के अलावा क्या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक कल्पना है कि वास्तविकता में पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता में थोड़ा सा कंसेप्ट हमने उसको समझा। अब हम चलेंगे बाजारों के अन्य स्वरूपों के तरफ। हालांकि ये स्वरूप हम चैप्टर 6 में भी देखने वाले हैं, पर क्योंकि हम बाजार का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो हम एकाधिकार, और कहीं से भी पढ़ लें, चाहे इस चैप्टर में चाहे उस चैप्टर में, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। तो अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट बाजार की जिसको कहते हैं एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट। मोनो मीन्स सिंगल और पोली मीन्स सेलर। तो जहां पर सिंगल सेलर हो,
जहां पर एक विक्रेता हो, जहां पर केवल एक फर्म एग्जिस्ट करती हो, उसको हम एकाधिकार कहते हैं। तो एकाधिकार अर्थात मोनोपोली शब्द मोनो और पोली शब्द से बना है। मोनो का अर्थ है अकेला और पोली का अर्थ है विक्रेता। जैसे आपने देखा होगा कि किसी एरिया पर्टिकुलर में एक ही शराब की दुकान होती है। क्यों? क्योंकि उसी एक ही व्यक्ति को वो अधिकार दिया गया है कि वहां पर केवल एक ही व्यक्ति कुछ बेचेगा। अतः मोनोपोली का अर्थ हुआ अकेला विक्रेता या एकाधिकारी। इस प्रकार एकाधिकार का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना। जब कोई एक आदमी अधिकार लेकर चलता है, एक आदमी ही सारी चीजों को डिसाइड करता है, तो वो एकाधिकार बाजार होता है। और कई प्रकार से इसकी स्थिति बताई जाती है। कैसे? जब बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति पर एक ही उत्पादक या विक्रेता का अधिकार होता है, तो ऐसी स्थिति में एकाधिकार की स्थिति कहलाती है। एकाधिकार बाजार में प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। पूर्ण प्रतियोगिता में आपने क्या देखा? पूरी तरह से पूर्ण प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह से प्रतियोगिता था, लेकिन यहां पर क्या है? लैक ऑफ कंपटीशन। यहां पर बिल्कुल भी प्रतियोगिता नहीं देखी जाएगी। जब एक ही आदमी होगा तो क्या प्रतियोगिता देखी जाएगी? तो एकाधिकार में एक व्यक्ति या एक फर्म का अधिकार है पूर्ति पर, और वहां पर प्रतियोगिता का भी अभाव देखने को मिल रहा है। तो यह एक इंपॉर्टेंट बात इसमें देखी जाती है। एकाधिकारी विक्रेता अपने वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और मांग की चिंता नहीं करता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिमांड की चिंता नहीं कर रहा है, कितनी मांग हो रही कितना नहीं हो रहा। अपनी पूर्ति होल्ड पे रखेगा। वो जितना चाहेगा सप्लाई करेगा, जितना चाहेगा नहीं करेगा। क्यों ऐसा कर पाता है वो? आखिर क्यों वो पूर्ति कंट्रोल कर सकता? इसलिए कि उसे पता है कि भैया अगर मैं नहीं दूंगा तो ये कहीं और थोड़ी जाएंगे। जब मेरे पास ही वो चीज है तो फिर दूसरा कोई कैसे दे सकता है? समझ रहे हैं ना बात को? जैसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को पता है कि इकलौता फ्री एजुकेशन चैनल है, ठीक है? फ्री में अगर स्टूडेंट्स की कोई मदद कर रहा है तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो हम आपको वीडियोस देंगे कि नहीं देंगे, तो ये थोड़ी चिंता करेंगे कि भाई कोई और दे देगा हम दे देते हैं। हम एक तो पहले तो हम वीडियो देने में कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन आप एग्जांपल से समझिए। हमको पता है कि बाकी मार्केट में कोई भी स्टूडेंट अगर कोई ढूंढ रहा है तो उसे तुरंत सब्सक्रिप्शन पैसे दे दीजिए, कोचिंग की फीस ले लीजिए और ये सब्सक्राइब करिए, वो ओटीपी, ये नंबर, ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम क्या है, हम जानते हैं कि इकलौते ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। इसी तरह कोई भी ऐसा फर्म होगा जिसको ये पता होगा कि उसके पास ही केवल सप्लाई है, तो वो चिंता ही नहीं करेगा कि कितनी डिमांड यहां पर आ रही है। अधिकतम लाभ पाने के लिए वो अपनी वस्तु का मूल्य अधिकतम रखने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कॉस्ट लगाऊं ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि एकाधिकार में कीमत कभी घटाई नहीं जाती है, घटाते भी हैं कई बार कीमत ताकि ज्यादा माल बेच सकें, लेकिन वो कीमत पहले ही हाई रखते हैं। वो जितना चाहे कीमत रख सकते हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं कि अगर मैं हाई रखूंगा तो बगल वाला सस्ते में बेच देगा तो क्या होगा। उसे पता है बगल वाले कोई दुकान ही नहीं है। इसमें वह सफल भी रहता है क्योंकि एकाधिकार बाजार में स्वतंत्र और पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। एकाधिकार में वस्तु पर विशिष्ट अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है ना? उसको पता है कि इस वस्तु पर बस मेरा अधिकार है, कोई और नहीं बेच पाएगा, ठीक। तो अब पूर्ण प्रतियोगिता में जो एक चीज नहीं दिखाई दे रही थी, यहां दिखाई देगी। क्या? कीमत विभेद, ठीक है? कीमत विभेद जिसे बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना? तो हो सकता है कि जो फर्म या विक्रेता है वो अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरह की कीमत वसूले और कीमत विभेद यहां पर देखने को आपको मिले। कुछ परिभाषाएं अगर देखें तो चैम्बरलाइन के शब्दों में एकाधिकार से तात्पर्य पूर्ति पर नियंत्रण रखने से है। बेनहम ने कहा कि एक एकाधिकारी वस्तुतः एकमात्र विक्रेता होता है और एकाधिकारी शक्ति पूर्णतः पूर्ति पर नियंत्रण पर आधारित होती है। तो कंट्रोल ऑफ सप्लाई इसमें मेन होता है। जो भी वस्तु उसके पास है वो कितनी रिलीज करेगा, कितनी बेचेगा कि नहीं बेचेगा, ये सारी चीजों का निर्णय लेने के लिए वो खुद स्वतंत्र रहता है। तो वो बहुत ज्यादा दबाव में काम नहीं करता, पूर्ति पर पूरा उसका कंट्रोल। स्टोनियर एवं हेग के शब्दों में एकाधिकार वह उत्पादक है जो किसी एक वस्तु की आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न संभव नहीं होता। तो यह एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह है कि जो एकाधिकारी है वो क्या करेगा, कोई एक वस्तु की पूर्ति पर उसका पूरा कंट्रोल रहेगा, सप्लाई पर उसका पूरा प्रभाव रहेगा और उस सप्लाई का दूसरा कोई स्थानापन्न भी नहीं रहेगा। मतलब जो चीज उसके पास होगी वैसी कोई दूसरी चीज भी दूसरे के पास नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम चल पाए, उसको पता है कि मेरे ऊपर ये लोग पूरे तरह से आश्रित हैं और मेरे हिसाब से ही इनको फिर चलना पड़ेगा। अब अगर हम एकाधिकार बाजार के यानी मोनोपोली मार्केट की विशेषताओं की चर्चा करें तो यहां पर एक उत्पादक यानी कि क्या होता है, सिंगल सेलर, ठीक है? सिंगल सेलर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस लाइन को आप भूलना नहीं आपको।
प्रतियोगिता का अभाव यानी लैक ऑफ कंपटीशन, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। वस्तु विभेद का अभाव, वस्तु भी ऐसा नहीं कि वो अलग अलग बेचेगा, वस्तु तो वही बेचेगा लेकिन कीमत अलग अलग रहेगा। उत्पादन के साधनों पर कृत्रिम नियंत्रण, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कंट्रोल रखता है, चाहे तो वो दे चाहे तो ना दे। मूल्य का नियंत्रण पूरी तरह, प्राइस यहां पर वो क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, वो प्राइस टेकर नहीं होता, प्राइस मेकर होता है। मांग की लोच शून्य, मांग की लोच शून्य का मतलब क्या है, वो कीमत बढ़ा भी दे तो बहुत ज्यादा मांग पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि मांग, लोगों को पता है कि हमको ये चीज खरीदनी है तो उसके पास से खरीदते हैं। फर्म का प्रवेश क्या है, बाधित, फर्म के प्रवेश बाधित, यानी जो इसमें फर्मों का प्रवेश है वो इतना आसान नहीं होता, हर कोई व्यक्ति उसमें नहीं इंटर कर सकता है। उसमें अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस लगा, जैसे इंडियन रेलवे है, तो रेलवे कोई दूसरा चाहे कि मैं दूसरा रेलवे चला लूं अपना, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें इसमें प्रैक्टिकली दिखाई पड़ती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक एक करके चर्चा करें तो एक उत्पादक या विक्रेता, वस्तु विशेष का एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, अर्थात वस्तु की बिक्री का अधिकार किसी एक व्यक्ति, फर्म या संस्था को मिला होता है। कोई एक ही वस्तु या फर्म इसको चला सकती है, दूसरे इसको नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो एक तो यहां पर बहुत क्लियर आपको दिखाई पड़ेगी, एक ही विक्रेता या उत्पादक रहेगा। प्रतियोगिता नहीं रहेगी, कोई कॉम्पिटिटर या प्रतिद्वंदी रहेगा ही नहीं, मैंने अभी चर्चा की थी। वस्तु विशेष का कोई अन्य प्रतिद्वंदी या उत्पादक या विक्रेता नहीं होता है, यानी प्रतियोगिता नहीं होती है, बोलते हैं इसको लैक ऑफ या एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंपटीशन इसको बोला जाता है, लैक ऑफ कंपटीशन इसको बोला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। वस्तु विभेद का अभाव, यानी एक ही उत्पादक होने के कारण वस्तु विभेद का, यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, एक जैसी वस्तु रहेगी, वस्तु समरूप होती है, वस्तु का कोई प्रतिस्थापन या उस जैसी दूसरी कोई वस्तु कहीं और नहीं पाई जाती है, यह भी इसकी विशेषता रहती है। उत्पादन के साधनों पर कृत्रिम नियंत्रण, यानी अपूर्ण बाजार की भांति एकाधिकार बाजार में भी उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण पाया जाता है। मूल्य का नियंत्रण, एकाधिकारी वस्तु का एकमात्र उत्पादक या विक्रेता होता है, अतएव वह पूर्ति पर नियंत्रण कर मूल्य पर पूरा नियंत्रण रखता है। इस प्रकार वस्तु का मनमाना मूल्य निर्धारित करता है। तो एक तरह से प्राइस कंट्रोल इसके पास रहेगा, भाई उसको पता है कि लोग मेरे अलावा कहां और जाएंगे, हमसे तो मजबूरी में खरीदेंगे ही, तो वो क्या करता है, पूरी तरह से कंट्रोल रखता है कीमत पर, जैसी कीमत वो चाहता है वैसी वो निर्धारित करता है। ये यहां पर स्पष्ट दिखाई देता है। मांग की लोच शून्य, जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो लगभग जीरो होती है। तो एकाधिकारी की वस्तु की मांग हमेशा लोच इसकी शून्य रहती है। एकाधिकारी बाजार में कोई अन्य फर्म बाजार में प्रवेश नहीं करती है, कोई भी ऐसा फर्म नहीं है जो उस बाजार में एंट्री कर सके, क्योंकि एक तो उसके पास कोई ऐसी चीज रहेगी जो यूनिक रहेगी, दूसरे के पास मिलेगी ही नहीं, या तो उसमें जो निवेश होगा वो इतना बड़ा होगा कि दूसरा नहीं कर सकता, या मान लीजिए अगर सरकारी लाइसेंस या सरकारी परमिशन की जरूरत है तो दूसरे को मिलेगी ही नहीं, इसलिए कोई दूसरा फर्म इस बाजार में एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आई है कि एकाधिकार की उत्पत्ति के कारण क्या है, आखिर ऐसा क्या होता है कि एकाधिकार जैसी चीजें मार्केट में पनप जाती हैं। व्हाट आर द रीजंस ऑफ जिसको कहते हैं कि ग्रो ऑफ अ मोनोपोली मार्केट। तो सबसे पहले आता है वैधानिक संरक्षण, जिसको बोलते हैं लीगल कंजर्वेशन, या आप कह सकते हैं कि सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वो जिस चीज का भी फर्म है उसको कानून के प्रति, कानून के तरफ से संरक्षण मिला होता है, कानूनी मान्यता मिली होती है कि हाँ ठीक है, आप जो है इसी व्यक्ति को बस ये बेचने की अनुमति दी जाती है। मान लीजिए किसी एरिया का पेट्रोल पंप है, या मान लीजिए रेलवेज है, या मान लीजिए शराब की दुकान है ना, तो वहां पर सरकार ने बोला है कि बस यही व्यक्ति इसको बेचेगा, तो इसलिए अच्छा अपने आप वो क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा या एकाधिकार हो जाएगा। कई बार व्यापारिक प्रतिष्ठा जो होती है वो भी मोनोपोली ले आती है कि भाई हम इस तरह की प्रतिष्ठा बन जाती है कि दूसरे को रहने ही ना दें। प्रतियोगिता से सुरक्षा मिली रहती है, कोई कंपटीशन ही नहीं रहता है तो अपने आप एक अधिकार हो जाता है। और कई बार लोक कल्याण के लिए भी होता है, जैसे रेलवे अच्छा एग्जांपल है। जैसे सरकार को लगता है कि भाई रेलवे हर आदमी की जरूरत से जुड़ी हुई चीज है, इसमें हम सबको एंट्री नहीं करने देंगे, तो हम क्या करेंगे, केवल हम चलाएंगे ताकि लोगों का जो कल्याण है, लोगों को जो मिल रहा है वो मिलता रहे। इसी के अलावा जो सरकारी राशन की दुकान होती है वो सबको अलाउ नहीं होती है, तो वो सरकार किसी को उसकी लाइसेंस उसको दिया जाता है, तो वो जानता आती है कि सरकार उसके माध्यम से लोगों का कल्याण कर सके, लोगों को फ्री सस्ता अनाज दे सके। तो इस कारण भी कई बार एकाधिकार पनपता है। भारी निवेश, जिसको मैं कह रहा था, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबके बस की होती ही नहीं है। मतलब सरकार नहीं कहेगी कि ठीक है आप मत करिए, लेकिन आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप इतना निवेश कर पाए। जैसे मान लीजिए आज अगर सरकार बोल दे कि सभी लोग रेलवे चलाएंगे,
तो आप सोचो कि पूरे देश में जमीन खरीद के पटरी बना के रेल चलाना है कुछ पूंजीपति, लेकिन फिर भी इट इज नॉट सो मच इजी। तो कई बार कोई कोई चीज इतनी निवेश वाली होती है कि उसको दूसरा कोई कर ही नहीं पाता है। या इसमें आप तकनीक भी ले सकते हैं, टेक्निक, जैसे मान लीजिए आज गवर्नमेंट बोले कि जो है पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं कि आप भी बनाइए। अब इतना आसान नहीं होगा कि कोई भी सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी अपने आप जैसे इसरो काम कर रही है वैसे करने लगे, इतना रिसोर्स और टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है। तो कई बार इस कारण से भी एकाधिकार हो जाता है। कच्चे माल का केंद्रीकरण, यानी हो सकता है कि जिस चीज का वो फर्म हो उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल हो वो कहीं एक ही जगह हो, सब जगह ना मिल रहे हो। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि केसर का जम्मू कश्मीर में, केसर के लिए जम्मू कश्मीर का एकाधिकार है ना, उस स्टेट की मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि और कहीं केसर मिलेगा ही नहीं, तो कैसे आप उसको बेचेंगे? तो ऐसे भी बन जाता है। कई बार विदेशी व्यापार नीति होती है। विदेशी व्यापार नीति मतलब कई बार हमको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, मतलब निर्यात बढ़ाने के लिए, या विदेशी व्यापार में अपना शेयर इंक्रीज करने के लिए किसी किसी चीज को संरक्षण देते हैं कि ठीक है एक पर्टिकुलर कंपनी या फर्म ही इस पे काम करेगी ताकि वो अच्छा करे और हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। कानूनी व्यवस्था ऐसी बन जाती है कि हम सबको उसकी परमिशन नहीं देते, तो इसलिए भी एकाधिकार बन जाता है। जो सरकार की आबकारी नीतियां अगर होती हैं उससे शराब की नीति बनती है। तो ये वो कारण है जिसके कारण एकाधिकार जो है वो पनपता है। एक एक करके एक एक पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे वैधानिक संरक्षण की बात करें तो किसी माल विशेष के उत्पादन हेतु वैधानिक संरक्षण प्राप्त कर लेने पर एकाधिकार स्थापित की जा सकती है। जैसे एक स्वाधिकार या पेटेंट राइट प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज कि आपने कोई एक मशीन बना ली, इन्वेंट कर ली, एक ऐसी मशीन है जो हवा में घूम घूम के बारिश करा देगी। मान लीजिए आपने ऐसी मशीन बना ली, तो अब आप क्या करेंगे, तुरंत उस मशीन में जो आपने दिमाग लगाया है उसका पेटेंट करवा लेते हैं। एक पेटेंट होते हैं, सरकार करती है। अब उससे क्या होगा, उस तरह की मशीन कोई दूसरा पेटेंट नहीं करवा सकता, मतलब उस तरह की मशीन का मालिक कोई और नहीं हो सकता। आपके टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, पर आपसे परमिशन लेना पड़ेगा, आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे, आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये पेटेंट मिलते हैं। तो सरकार क्या करती है, एक वैधानिक संरक्षण दे देती है कि हाँ इस तरह की चीज के केवल एक आदमी ही मालिक रहेगा, उसी को संरक्षण प्राप्त रहेगा। तो इससे मोनोपोली आ जाती है। व्यापारिक प्रतिष्ठा, जब किसी उत्पादक की व्यापारिक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाती है तो नए उत्पादक उसके निर्माण क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं और एकाधिकार हो जाता है। जैसे ट्रकों का, जैसे आप देखिए टाटा जो ट्रक का निर्माण करती है, तो वो इस तरह का एक अधिकार बन गया कि लोगों को लगता है यार इससे बेहतर तो कोई बना ही नहीं सकता, इससे सस्ता कोई बना ही नहीं सकता, तो हम क्या मतलब है कि हम भी जाके एंट्री करें। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में बहुत सारे लोग उसमें एंट्री नहीं करते और एकाधिकार बना रहता है। तो ये भी कंडीशन एक आती है। प्रतियोगिता से सुरक्षा, बाजार में व्याप्त तीव्र प्रतियोगिता से बचने और मूल्य को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उत्पादक वर्ग अपना संघ बना लेता है और एकाधिकार स्थापित कर लेता है। जैसे सीमेंट का उद्योग, तो ऐसा भी होता है कि प्रतियोगिता ही मत होने दो। लोक कल्याण के लिए भी कई बार होता है, जैसे बिजली, टेलीफोन, रेल सेवा, वायु परिवहन, ये लोगों के कल्याण है, जिसको अंग्रेजी में आप पब्लिक वेलफेयर बोलते हैं। इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई चीजों को अपने हाथ में रख लेती है। आपको पता है ना कि भारत क्या है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मैंने चर्चा की हुई है, इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को भी स्टार्ट किया तब भी आपको बताया था और समष्टि में भी बताया था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप दो चीजें पाई जाती है ना, एक निजी क्षेत्र भी होता है यानी प्राइवेट, ठीक, और एक पब्लिक यानी सार्वजनिक, ठीक है, सरकारी क्षेत्र। तो ये दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। तो कुछ चीजें प्राइवेट को दी हुई है, कुछ चीजें पब्लिक यानी सरकार के हाथ में है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, बहुत हद तक बिजली, अब तो प्राइवेट भी दिया गया खैर उसको, है ना, जैसे रेलवे है, जैसे एटॉमिक पावर, तो ये सब सरकार ने अपने पास रखे हैं, बाकी चीजें प्राइवेट कर दी हैं। तो ये जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड चीजें रहती हैं जिस पर सरकार को लगता है कि मुझे इसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, तो वहां पर एकाधिकार सरकार बना देती है। भारी निवेश, ऐसे उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है, वहां स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव हो जाता है और वहां अपने आप एकाधिकार स्थापित हो जाता है। कच्चे माल का केंद्रीकरण, तो किसी वस्तु के निर्माण हेतु आवश्यक संपूर्ण माल का केंद्रीकरण जब किसी क्षेत्र विशेष में हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, एकाधिकार होता है। जिससे जो पटसन जूट है ना, जो पटसन जूट है वो क्या है, ज्यादातर या एक तरह से पूरी तरह बांग्लादेश में ही केवल पाया जाता है, तो ये बांग्लादेश का इसमें एकाधिकार हो जाता है। जैसे केशर का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, वो अगर केवल जम्मू कश्मीर में हिमालय हिम पाया जाएगा तो वहां पर उसका एकाधिकार हो जाएगा। दक्षिण भारत में मसाले, चाय, तो ये असम में, तो ये एकाधिकार अपने आप क्षेत्र विशेष से भी हो जाता है। विदेशी व्यापार नीति से भी एकाधिकार होता है। विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात पर प्रतिबंध लगाने से प्रतियोगिता में कमी आती है। जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए लेट सपोज की हमने, जैसे जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाला बुक पढ़ेंगे 12th क्लास में सीबीएसई में, तो वहां पर आप ये देखेंगे, या 11th क्लास यूपी बिहार बोर्ड में था, हमने देखा होगा कि हमने क्या बताया, हमने बनाया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्कीम।
अब उसमें क्या किया हमने हमने ये कोशिश की कि हम आयात होने ही नहीं देंगे ज्यादातर, उस पर टैरिफ और जिसको बोलते हैं ना कि एक तरह से एकदम कंजर्वेटिव वाला पॉलिसी बनाना। तो अब वहां पर हम क्या करेंगे, बाहर के आयात को आने ही नहीं देंगे, तो हमारे यहाँ की जो चीजें हैं उनका एकाधिकार हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, जैसे हम 90s तक करते थे, बंद व्यापार, हमारा ओपन क्लोज डोर पॉलिसी रहता था, जब हम बाहरी चीजों को प्रतियोगिता करने ही नहीं देते थे। तो सरकार अगर बाहर के आयात को ही कम कर देगी तो बाहरी चीजों से प्रतियोगिता अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में एकाधिकार यहां पर पनपने लगेगा। कानूनी व्यवस्था, कानून द्वारा भी एकाधिकार स्थापित किया जा सकता है। जैसे नगर में पानी की पूर्ति और बिजली की पूर्ति के अधिकार किसी संस्था को सौंप दिए जाएं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट टेंडर दे देगी कि भाई केवल यही व्यक्ति यहां पर पूरे मार्केट में पानी सप्लाई करेगा, है ना, कानून ने ही ये निर्माण कर दिया, तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कानून ने बोल दिया कि ये व्यक्ति ही इस इलाके में पार्किंग इसके पास रहेगा, पार्किंग गठेगा, तो अब उस पार्किंग का उसका मोनोपोली हो गया, एकाधिकार हो गया, दूसरा कोई उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आप एकाधिकार को भी थोड़ा सा वर्गीकरण करना चाहें, माने अगर आप मोनोपोली को भी थोड़ा सा वर्गीकरण करके दिखाना चाहें, तो इसके आपके कई फॉर्म्स निकलते हैं। एक होता है पूर्ण एकाधिकार यानी कंप्लीट मोनोपोली, ठीक, जहां कोई गुंजाइश नहीं है। एक है अपूर्ण एकाधिकार यानी थोड़ी गुंजाइश है। एक होता है व्यक्तिगत एकाधिकार, जब कोई एक व्यक्ति मोनोपोली बना ले, कोई फर्म नहीं। एक सार्वजनिक या जन एकाधिकार, जैसे मान लीजिए सरकारी जो एकाधिकार है उसकी बात यहां की जा रही है। विभेदात्मक एकाधिकार, सामान्य एकाधिकार। तो ये एकाधिकार यानी मोनोपोली के भी भाग हैं जिसकी चर्चा हम थोड़ी बहुत कर लेंगे। जैसे पूर्ण एकाधिकार में बात करें तो यदि उद्योग में नवीन फर्मों के प्रवेश के बारे में एकाधिकारी को कोई डर नहीं रहता और अपने उद्योग के प्रति निश्चिंत रहता है तो पूर्ण एकाधिकार कहा जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस है जिससे पहले से कोई एक आदमी उसका मोनोपोली बना हुआ है और उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि कोई भी नया आ जाए टिक नहीं पाएगा, अगर उसको लग रहा है भाई मेरा एकाधिकार चलता रहेगा, तो उसको कंप्लीट मोनोपोली कहते हैं। मतलब आप उसको हटा नहीं सकते। इसमें समस्त वस्तु की पूर्ति पर एक ही फर्म का नियंत्रण बना रहता है, मतलब उसको लगता है कि कोई भी आ जाए हमको हमारा ही एकाधिकार से राज चलेगा। अपूर्ण क्या है, अपूर्ण एकाधिकार में नवीन फर्मों के प्रवेश करने और सरकारी नियंत्रण आदि का भय सदैव बना रहता है। ठीक है ना, उसको लगता है जैसे मान लो शराब वाला, उसको लगता है यार बगल में कोई और ना खोल दे तो हमारा घाटा ना हो जाए, सरकार किसी और को ना दे दे कंट्रोल, तो ये अपूर्ण एकाधिकार की स्थिति बनी रहती है। व्यक्तिगत क्या है, जब किसी वस्तु की पूर्ति पर एक ही उत्पादक या फर्म या व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है तो उसे व्यक्तिगत अधिकार कहते हैं। मतलब कोई उत्पादन है उस पर केवल एक आदमी का अधिकार बना हुआ है, एक ही आदमी क्या कर रहा है, सारे सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, तो ये व्यक्तिगत एकाधिकार कहलाता है। व्यक्तिगत एकाधिकार की स्थिति में एक संपूर्ण लाभ पर व्यापार के स्वामी का एकाधिकार बना रहता है। सार्वजनिक या जन एकाधिकार क्या है, जब शासन के द्वारा सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन और पूर्ति पर संपूर्ण नियंत्रण रखा जाता है तो सार्वजनिक एकाधिकार कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार का रेलवे पे सार्वजनिक एकाधिकार है, पूरे रेलवे सिस्टम पर सरकार ने अधिकार कर रखा है, स्पेस टेक्नोलॉजी पर सरकार ने अधिकार कर रखा है, तो यह सार्वजनिक एकाधिकार कहा जाता है। विभेदात्मक क्या है, इसमें एकाधिकारी एक ही वस्तु के लिए भिन्न भिन्न उपभोक्ता से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करके मूल्य विभेद की नीति अपनाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब यहां क्या होता है, उसको पता है कि इकलौता मैं ही विक्रेता हूं, उसका लाभ उठाकर वो अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग मूल्य वसूलता है। तो अगर ऐसा एकाधिकारी बाजार है तो उसे हम विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। सामान्य एकाधिकार क्या है, जब एकाधिकारी अपनी वस्तु के लिए समस्त उपभोक्ताओं के एक समान मूल्य वसूल करता है तो उसे सामान्य या साधारण एकाधिकार कहते हैं। यहां पर क्या है तो एकाधिकार ही, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एकदम जनरल प्राइस वसूली जा रही है, एक ही जैसी कीमत सबसे वसूली जा रही है, तो इसे सामान्य एकाधिकार कहा जाता है। ठीक बात है, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई इसमें तो डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है मामला। अब एकाधिकार में मांग वक्र की बात करें तो एकाधिकारी का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है और वस्तु का अकेला उत्पादक होता है, तो पूर्ति पर उसका नियंत्रण होता है, वह मूल्य निर्धारण करने वाला होता है, न कि मूल्य को स्वीकार करने वाला। तो एक चीज तो आप क्लियर रख लीजिए कि मूल्य को हमेशा वो कीमत को स्वीकार करेगा, कीमत को निर्धारित करेगा। चूंकि वह मूल्य को प्रभावित कर सकता है, अतः अपनी उत्पादित वस्तु की मांग की स्थिति के अंतर्गत वह वस्तु का मूल्य एक उत्पादन की मात्रा में इस प्रकार निश्चित करता है कि अधिकतम मौद्रिक लाभ उसको मिलता जाए। तो वो क्या करता है, कीमत को देखता रहेगा, वो देखतेगा कि यार क्या कीमत मैं करूं कि मुझे ज्यादा बिके और ज्यादा लाभ हो, ये हमेशा वो कोशिश करता रहता है। एकाधिकारी को अधिकतम मौद्रिक लाभ उस उत्पादन स्तर पर मिलता है जहां उसकी सीमांत लागत और सीमांत आय एक दूसरे के बराबर हो, तो MRMC बराबर रहेगी, ये तो क्लियर है।
एकाधिकार में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, किंतु एकाधिकारी किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता। और यह भी तय होता है कि यहां पर उसको नीचे की तरफ जाना पड़ता है। यह उसका MR और AR कर्व होता है, देख लीजिए, ठीक है। नीचे की तरफ ऋणात्मक रूप से उसको दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको यह पता होता है कि अगर मुझे ज्यादा बेच के ज्यादा लाभ कमाना, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था, बिल्कुल स्थिर कीमत थी, ऐसा था ना, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां क्या होगा, यहां पर वो डाउनवर्ड आता रहेगा और यहां पर इसको ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए कीमत घटानी भी पड़ती है, इसलिए जो उसका औसत आगम और सीमांत आगम है वो धीरे धीरे नीचे आता चला जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये चीज यहां पर एकाधिकार में दिखता है। जब चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे तो और डिटेल में मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा। यदि वह अपने उत्पादन की बिक्री बढ़ाना चाहता है तो कीमत घटाना पड़ेगा, ये चीज आ गई। और इसको पता है कि क्योंकि वो अकेला है मार्केट में तो घटा सकता है, उसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, तो कीमत थोड़ा थोड़ा घटाने लगता है। एक एकाधिकारी के लिए औसत आगम से सीमांत आगम कम होगी और AR से MR हमेशा नीचे रहेगा, तो कीमत ऊपर रहेगी और कीमत से नीचे MR रहेगा, यानी हर इकाई पर जो औसत जो उसके आगम बढ़ने वाला जो ट्रेंड है वो घटता जाएगा। और क्यों ये घट रहा है, क्यों नहीं ऊपर जा रहा है, क्यों कर सकता है वो ऊपर, लेकिन अगर उसे ज्यादा बेचना है तो कीमत थोड़ी घटानी पड़ेगी। ठीक बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था, अगर पूर्ण प्रतियोगिता की हम बात करें, ये अंतर आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था, ग्राफ ऐसा बना था, ठीक, और हमने क्या देखा था, AR इज इक्वल टू MR, ठीक। यहां क्या है, एकाधिकार में ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, MR AR, ठीक, एंड MR इज लेस देन AR हमेशा ये हो सकता है ऋणात्मक भी हो जाए, तो MR इज लेस देन AR, ये कंडीशन यहां पर देखी जाती है। ठीक बात है, कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, एकाधिकार फर्म यानी मोनोपोली की। तो पूर्ण प्रतियोगिता देख लिया आपने, एकाधिकार देख लिया। अब थोड़ी बात करते हैं एकाधिकृत या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। वो था मोनोपोली, ये है मोनोपोलिस्टिक। बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो ये क्लियर रखना है आपको कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में अंतर है। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर यानी कि एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक यानी कि क्या, वहां पर कुछ जो उसके विशेषताएं रहेंगी वो पूर्ण प्रतियोगिता वाली रहेंगी और कुछ विशेषताएं एकाध मोनोपोली वाली भी रहेंगी। जैसे एकाधिकृत या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वाले बाजार में बड़ी संख्या में उत्पादक या विक्रेताओं का समूह वस्तु पर अपना एकाधिकार रखते हुए परस्पर प्रतिस्पर्धा करता है, इसे एकाधिकारी बाजार भी कहते हैं। मतलब यहां पर कुछ उत्पादकों, बहुत बड़ी संख्या में उत्पादक या विक्रेता रहेंगे, लेकिन वो वस्तु पर अपना एकाधिकार रखते हैं। वो उस वस्तु को दूसरे, उनके जैसे दूसरे जो है वही रखेंगे और कोई नहीं रखेगा, और वो क्या करते हैं, एक प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हैं। तो प्रतिस्पर्धा भी रहता है और एकाधिकार भी चीजों का रहता है। चूंकि उत्पादकों की वस्तुओं में कुछ बहुत समानता के बावजूद थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इसमें कड़ी प्रतियोगिता करते हैं। अब यहां क्या होता है, एकाधिकार में हमने बताया था कीमत विभेद होता है, यहां क्या होता है, वस्तु विभेद होता है। वो एक जैसी अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं और उसी में प्रतियोगिता करते रहते हैं। तो यहां पर वस्तु विभेद अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु विभेद किसकी विशेषता है, तो एकाधिकृत बाजार की। ठीक है, यही कारण है कि इस बाजार में भारी पैमाने पर विज्ञापन और प्रचार साधनों का उपयोग किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत विज्ञापन प्रचार साधन की जरूरत नहीं है, लेकिन एकाधिकृत में है। जैसे साबुन है तो साबुन जैसे ही अलग अलग कई साबुन बनेंगे कई कंपनी के, तो ये चीज यहां पर फिर विज्ञापन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला टूथपेस्ट सिबाका, कोलगेट, प्रॉमिस, बबूल, फोरहंस, सभी में अंतर है और इनके उत्पादकों को इन पर एकाधिकार प्राप्त है। मतलब देखो, टूथपेस्ट बनाने वाले जो उत्पादक हैं वो बस वही टूथपेस्ट बनाएंगे, उनके अलावा कोई टूथपेस्ट नहीं बनाएगा, लेकिन एक जैसा सब नहीं बनाएंगे। कोई अपनी कंपनी का बना रहा है, कोई अपनी कंपनी का बना रहा है, तो यही अंतर है। तो यहां पर केवल वो टूथपेस्ट की कंपनी वाले ही टूथपेस्ट बनाएंगे, इसका उनको एकाधिकार है, लेकिन उसमें आपस में प्रतियोगिता भी है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता वाला भी लक्षण है। तो एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों को मिला के बनता है एकाधिकृत या मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, तो इनको बेचने के लिए कठोर प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। अब यहां पर अगर प्रतियोगिता की परिभाषाएं देखें तो चैम्बरलिन ने कहा कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता यह बाजार स्थिति है जिसमें अनेक किंतु छोटे आकार के प्रतियोगी फर्में होती हैं और ये सभी फर्में मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं। ये वस्तुएं पूरी तरह से समरूप नहीं होती, थोड़ी बहुत भिन्नता इसमें पाई जाती है।
तो मिलती जुलती चीजें रहेंगी, ठीक है, सभी टूथपेस्ट बेच रहे हैं लेकिन थोड़ी थोड़े अंतर से बेचेंगे। कोई कहेगा ये इसमें जड़ी बूटियां हैं, कोई कहेगा इसमें मिंट है, कोई कहेगा कुछ है, तो ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी और इसीलिए खूब मतलब प्रचार होता है। आपने देखा ना, आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये सब यही सब चलता है उसमें। लेफ्टविच के अनुसार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के बहुत से विक्रेता होते हैं, किंतु प्रत्येक विक्रेता दूसरे विक्रेता की वस्तु से अपनी वस्तु की कुछ तरीकों से उपभोक्ताओं के मन में भिन्नता उत्पन्न करता है। तो एक जैसी ही वस्तु है सबके पास, लेकिन अपनी वस्तु को कुछ थोड़ा अलग दिखाएगा। मैंने बताया, जैसे बोलेगा अच्छा आप टूथपेस्ट तो करते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, नमक है उसमें। कोई कहेगा अच्छा ताजगी नहीं आती, मेरे से ताजगी भी आएगी। कोई कहेगा अरे टूथपेस्ट के साथ साथ चॉकलेट का भी मजा इसमें आएगा, फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर्स की बात होगी। तो ये चीज एकाधिकारात्मक में आपको दिखाई पड़ेगी। अब विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें आपको सारी विशेषता देखने को मिलेगी। जो पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं एकाधिकारी की। पहला, फर्मों की अधिक संख्या। तो ये चीज आपने एक पूर्ण प्रतियोगिता में देखा था कि हाँ बहुत सारी फर्में रहेंगी। उत्पादन विभेदीकरण यानी कि जो उत्पादन किया जाएगा वो सब थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर रहेगा। मैंने बताया कि अलग अलग कंपनियों का रहेगा। फर्म के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता रहेगी। पूर्ण प्रतियोगिता में जो था, कोई भी फर्म में आ सकता है, कोई भी जा सकता है। विक्रय लागत यहां पर लगेगी, बेचने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत सारा विज्ञापन दिखाना पड़ेगा, बहुत सारे आपको प्रेजेंटेशन, शोरूम, इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी जिससे आपका विक्रय लागत लगेगा। गैर कीमत प्रतियोगिता, हालांकि कीमत की बहुत प्रतियोगिता नहीं होती है। अपूर्ण ज्ञान, ये माना जाता है कि सभी लोगों को सभी चीजों का ज्ञान नहीं है, आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं पता है। कीमत निर्धारण वो कर लेते हैं। और फर्मों की लोचदार मांग वक्र होती है, यानी कि एक चीज तो कंफर्म है कि जो मांग वक्र है वो लोचदार रहेगी। इनफाइट, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था, पूर्ण प्रतियोगिता में बिल्कुल सीधी मांग रेखा थी, इनफाइनाइट, अनंत। अब यहां पर क्या है, एकाधिकार और एकाधिकारी दोनों में लोचदार है, यानी एआर और एमआर कर्व जो है नीचे की तरफ आएंगी, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए। अब बात करें फर्मों की अधिक संख्या, तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वस्तु विशेष का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या अधिक होती है। ये फर्में उद्योग के कुल उत्पादन का केवल एक भाग ही उत्पादित करती हैं, है ना, यानी पूरे उद्योग का केवल एक भाग उत्पादित करेंगे। टूथपेस्ट कोई करेगा, कोई केवल साबुन करेगा। फर्मों की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक फर्म स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। किसी फर्म द्वारा की गई कार्रवाई का दूसरी फर्म पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात ठीक है। तो सब अपना इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिट भी कर रहे हैं। ठीक है। उत्पादन विभेदीकरण, तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न उत्पादकों द्वारा निर्मित वस्तुएं एक समान नहीं होती, कुछ उसमें विभेद या डिफरेंस या डिफरेंशिएशन पाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार के अंतर के कारण ये वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती, परंतु निकट स्थानापन्न होती हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट पाई जाती हैं। एकदम से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, लेट्स सपोज कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे मिंट फ्लेवर का टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है, दूसरे वाले टूथपेस्ट भी टूथपेस्ट का काम करेंगे, पर अगर उसमें मिंट नहीं है तो क्या ये एकदम कंप्लीट प्रतिस्थापन हुआ? क्या पूर्ण प्रतिस्थापन हुआ? नहीं। हाँ, मिलता जुलता प्रतिस्थापन होगा, नजदीकी प्रतिस्थापन होगा, लेकिन पूरा तरह प्रतिस्थापन नहीं होगा। सबकी अपना अलग अलग क्वालिटी है। फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता की बात करें तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी भी फर्म की उद्योग में प्रविष्टि होने अथवा किसी फर्म को उद्योग से बाहर जाने की पूरी स्वतंत्रता है। जो चाहे कंपनी खोल ले, जो चाहे बाहर चला जाए। चूंकि फर्मों का आकार छोटा होता है तथा इनकी कार्यशील पूंजी बहुत अधिक नहीं होती, तो इनके प्रवेश करने और उद्योग छोड़ने में कोई बहुत कठिनाई नहीं होती है। ये चीजें आसानी से हो सकती हैं। विक्रय लागतों की बात करें तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की एक विशेषता यह भी है कि इन फर्मों में विक्रय लागतों में भिन्नता पाई जाती है। हो सकता है किसी चीज को बेचने में ज्यादा खर्चा आ रहा हो, किसी चीज को बेचने में कम खर्च करना पड़ रहा हो। एकाधिकृत बाजार में फर्म अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन, प्रचार प्रसार, इस पर अधिक खर्चा करती है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। विक्रय पर लागतें फर्म की उत्पादन लागत का एक भाग होता है, अतः मूल्य निर्धारण में विक्रय लागतों का एक बहुत बड़ा या विशेष महत्व रहता है। गैर कीमत प्रतियोगिता की बात करें तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तुओं के विक्रय मूल्य में प्रतियोगिता के स्थान पर गैर कीमत प्रतियोगिता अधिक पाई जाती है। नॉन प्राइस कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये एकाधिकारात्मक की विशेषता है। ठीक है। इसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमत तो वही रहती है, लेकिन बिक्री के उपरांत उपभोक्ताओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करके उत्पादक अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास करता है। बहुत आपने देखा होगा, आप मार्केट में चले जाइए, ठीक, मार्केट में जाते हैं, आपको एक कार लेनी है, ठीक है, तो बोलेगा ठीक है, मान लीजिए आपने सोचा 1200 सीसी की कार लेनी है, तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने मारुति है, आपके सामने ह्युंडई है, ठीक, आपके सामने टाटा है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये भी 5 लाख का दे रहा है, ये भी 5 लाख की कार है, ये भी 5 लाख की कार है।
वो बोलेगा कीमत तो सेम है सर, लेकिन बोलेगा मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपको गाड़ी में जो है ना बिठा के घर में माला पहना के ढोल बजाते हुए ले जाऊंगा। ये बोलेगा यही नहीं, मैं हर जितने तारीख को आपने गाड़ी खरीदी है ना हर साल आके घर में ढोल बजाऊंगा। ये कहेगा कि आप ये नहीं, मैं हर तीसरे महीने घर पे आके ढोल बजा के मिठाई खिलाऊंगा। मतलब कुल मिलाकर सर्विस, सेवा। ये बोलेगा भैया मैं 10 सर्विस फ्री दूंगा, फ्री सर्विसिंग करा लीजिएगा। ये बोलेगा मैं 20 सर्विसिंग फ्री करा लूंगा। ये बोलेगा मेरे घर से आएगा बंदा, गाड़ी उठा के आपके घर से ले जाएगा, सर्विस करा के आपके बच्चों को टहला के फिर घर पहुंचाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि कीमत के अलावा जिस जिस मामले में कंपटीशन हो सकता है वो प्रतियोगिता यहां देखी जाती है। निःशुल्क मरम्मत की सुविधा, वस्तु के साथ उपहार देना, खराब होने पर बदल कर नहीं, गारंटी वारंटी वाली जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें यहां पर इस तरह के कॉम्पिटिशन देखे जाते हैं। इसके अलावा अपूर्ण ज्ञान, तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उपभोक्ता विभिन्न फर्मों के विज्ञापन और प्रचार से प्रभावित होकर किसी भी वस्तु के क्रेता बन जाते हैं। तो ये चीज यहां पर दिखाई देती है। कीमत निर्धारण, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत फर्म अपनी वस्तु की कीमत स्वयं निर्धारित करती है। पूर्ण प्रतियोगिता के समान वह कीमत ग्रहण नहीं करती है। एकदम ठीक बात। तो ये क्या होता है, ये भी प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर नहीं रहती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फर्म का लोचदार मांग वक्र होता है। एकाधिकारात्मक बाजार में प्रत्येक फर्म का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक मात्रा बेचे। जब अधिक से अधिक मात्रा बेचनी है तो ये कहानी बन जाएगी। ठीक है, ये MR और ये AR, ये थोड़ा ज्यादा कीमत चेंज करती है तो थोड़ा फ्लैट है, मोनोपोली में थोड़ा नीचे रहती है। ठीक बात है। तो ये चीज आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी। मांग वक्र आप इस तरह दिखा सकते हैं। चूंकि लगभग समरूप वस्तुएं होने तथा फर्मों की वस्तुएं एक दूसरे के निकट स्थानापन्न होने के कारण उत्पादक को अपनी वस्तु के मूल्य में कमी करके बिक्री की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। देखिए, चाहे एकाधिकारी यानी मोनोपोली हो या एकाधिकृत हो, ये दोनों कीमतें घटाती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉजिकल क्वेश्चन कि एक बात बताइए, जब एकाधिकारी और एकाधिकारात्मक में ये स्वतंत्रता है कि कीमत का निर्धारण खुद किया जा सकता है, तो फर्में कीमत को घटाती क्यों है? तो आप बोलिए, देखिए कीमतों को इसलिए घटाया जाता है ताकि चीजें सस्ती हो तो लोग ज्यादा खरीदें। जब ज्यादा मात्रा बिकेगी तभी तो ओवरऑल प्रॉफिट बनेगा। अब आप ये थोड़ी सोचेंगे कि हम एक ही वस्तु को एक ही यूनिट इतना बेच लेंगे कि सबके बराबर प्रॉफिट कमा लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप एक ही पेन की कीमत 1000 रुपए बना दीजिए और सोचिए कि कोई आके खरीद ले और हम एक ही बार इकट्ठा प्रॉफिट कमा ले, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि एक के बदले में 10 पेन बेचूं, भले 700 रुपए का बेचूं, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो अधिक मात्रा बेचने के लिए कीमत वो घटाती है। फर्म का मांग वक्र लोचदार होता है, इसलिए मांग वक्र जो है वो घटता बढ़ता रहता है कीमतों के अनुसार। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में बिल्कुल स्थिर रहता है। अगर मांग वक्र की बात करें तो एकाधिकृत प्रतियोगिता में एक फर्म का वस्तु की कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। इसमें उत्पादक को अधिकतम लाभ तब मिलेगा जब वह अपनी वस्तु की कीमत को घटाकर अधिक मात्रा बेचे। जब वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेच लेता है तो उसे ज्यादा प्रॉफिट दिखाई पड़ता है और वो आसानी से फिर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मात्राएं बढ़ा देता है। और मात्रा कैसे बढ़ेगी, कीमत को घटाकर। ठीक बात है। कीमत कम करने से कुल आगम में वृद्धि होगी और वृद्धि की दर घटती हुई होगी। बिल्कुल, तो टोटल आगम तो MR जो है घटते हुए दर से ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा और ये हमेशा AR और MR दोनों नीचे गिरेंगे और MR हमेशा AR से कम रहेगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा, MR इज लेस देन AR। ठीक है, ये एकाधिकारात्मक में है, एकाधिकारी में भी वही है, और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है, AR इज इक्वल टू MR। अब एक अल्पाधिकार भी होता है, ओलिगोपोली, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। अल्पाधिकार का मतलब ये होता है कि जहां पर ना बिल्कुल एकाधिकार होगा ना पूर्ण प्रतियोगिता होगी। मतलब एक सेलर भी नहीं रहेगा और बहुत सारे भी नहीं रहेंगे, कुछ सेलर रहेंगे, कुछ केवल रह पाएंगे। मतलब यहां पर एक शब्द इस्तेमाल होता है कार्टेल, अंग्रेजी का शब्द है, एक तरह का समझ लीजिए ग्रुपिंग। यहां क्या होता है, कुछ उत्पादक मिलकर अपने आप में ग्रुपिंग कर लेते हैं कि भैया देखो हम ही 4-5 लोग हैं, हम किसी और को घुसने नहीं देंगे, मिलकर व्यापार करते हैं, तुम भी कमाओ मैं भी कमाऊं, ठीक बात, हम इतना ही कीमत रखेंगे, कोई नया आएगा तो मिलकर कीमत गिरा देंगे कि वो सस्टेन ही ना कर पाए। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री का है। आप देख लीजिए कोको कोला या पेप्सी, यही 1-2 कंपनियां हैं और इन्होंने किसी दूसरे, जैसे कैंपा कोला इंडिया में आया, जैसे ही आया उसने कीमतें कोका कोला ने इतनी घटा दी कि वो सस्टेन ही नहीं कर पाया। आज जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री देख लीजिए, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, चौथा तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, BSNL बेचारा रो रहा है अभी। तो अभी क्या है, दूसरे को आने नहीं देते हैं। अगर कोई दूसरा, अब जियो ने क्या किया, फ्री में पहले देना शुरू किया, दूसरा अभी जाए तो ये कॉल रेट्स इतनी सस्ती कर देंगे कि वो अपना कॉस्ट ही नहीं निकाल पाएगा, भाग जाएगा छोड़ के मार्केट। तो इससे एक अल्पाधिकार बनता है। एक और होता है डुओपोली, द्वैधाधिकार, यानी केवल वहां 2 ही रहते हैं। खैर, अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के कुछ या अल्प विक्रेता होते हैं, बहुत कम विक्रेता होते हैं और जिनके मध्य ही प्रतियोगिता होती है। तो कंपटीशन तो होगी लेकिन केवल कुछ सेलर रहेंगे, ज्यादा नहीं।
बाजार की वह स्थिति जिसमें कुछ विक्रेता के मध्य प्रतियोगिता होती है उसे ओलिगोपोली या अल्पाधिकार कहते हैं। इसमें विक्रेताओं के मध्य परस्पर निर्भरता का कुछ अंश पाया जाता है। विभिन्न विक्रेताओं के निर्णय का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो ये एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि एकदम अपने आप से काम करें, और एक दूसरे का एक का डिसीजन दूसरे पर प्रभाव डालता है, ये भी जरूरी है। विक्रेता मूल्य पर अधिक नियंत्रण नहीं रख पाते, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे। अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें कोई फर्म अपनी बाजार नीति आंशिक रूप से निकट प्रतियोगिताओं के प्रत्याशित व्यवहार पर स्थापित करती है। मान लीजिए कि 3-4 लोग हैं, लगा कि अगर एक बदलने वाला है कीमत, तो आप भी बिना बदले रह नहीं पाएंगे, करना पड़ेगा आपको। तो ऐसी चीज यहां पर देखी जाती है। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था, एक अगर कोई वहां कंपटीशन तो है, पर एक विक्रेता अगर चाहे कि बाजार मूल्य पर प्रभाव डाल दे, नहीं कर पाता है। लेकिन यहां 3-4 ही हैं आपके सामने, वोडाफोन, जियो, एयरटेल मान लीजिए ऑप्शन है। अब जियो ने एकदम बोला कि मैं 1 साल तक कुछ भी पैसा नहीं लूंगा, फ्री, तो आप, मैं बता रहा हूं, एयरटेल वोडाफोन को सिम को तुरंत पोर्टेबिलिटी कराएंगे, तुरंत जियो में आ जाएंगे। तो एक ने भी कुछ चाल चली तो तुरंत बाजार कीमत पर उसकी बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या विशेषताएं हैं? अल्प विक्रेता, यहां पे मतलब कम विक्रेता या कुछ ही फर्में पाई जाएंगी। परस्पर निर्भरता, यानी सभी फर्मों का एक दूसरे के निर्णयों पर असर रहेगा। गैर कीमत प्रतियोगिता होती है, कीमत के अलावा जो और सर्विसेज है वहां प्रतियोगिता रहती है, कीमत लगभग स्थिर रहता है। फर्मों के प्रवेश और बाहर निकलने में कठिनाई होती है, कोई दूसरा फर्म अगर चाहे कि आ जाए, नॉट पॉसिबल। कड़ी प्रतियोगिता होगी और मांग वक्र का कोई ठीक नहीं है, वो स्थिर भी रह सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो ये चीज देखी जाती है। अल्पाधिकार में विक्रेता फर्मों की संख्या कम होती है, थोड़े से विक्रेता होने के कारण एक दूसरे की नीतियां एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। परस्पर निर्भरता में देखें तो अल्पाधिकार में फर्म की उत्पादन और मूल्य संबंधी नीतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। किसी फर्म की नीति की सफलता या असफलता अन्य फर्मों के व्यवहार पर निर्भर करती है। दूसरे फर्म कैसा व्यवहार कर रहे हैं उस पर यह डिसाइड रहता है। गैर कीमत प्रतियोगिता की बात करें तो अल्पाधिकार में कीमत के संबंध में प्रतियोगिता नहीं की जाती, कीमत में स्थिरता लगभग देखने को मिलती है। अपना विक्रय बढ़ाने के प्रयास में यदि कोई फर्म में कमी करती है तो अन्य फर्म भी कीमत कम करेंगी ताकि ग्राहकों की संख्या कम ना हो। यानी यहां पर क्या देखा जा रहा है, एक व्यक्ति या एक विक्रेता के कारण बाजार कीमत पर प्रभाव पड़ेगा, उस डर से कोई भी फर्म कीमत में कमी नहीं करती है और कीमत में लगभग यहां भी स्थिरता बनी रहती है। ठीक बात है। फर्मों के प्रवेश की बात करें तो फर्मों की संख्या कम होती है। फर्म द्वारा उद्योग में बने रहने के लिए भारी मात्रा में पूंजी का निवेश चाहिए, तो बहुत बड़ा पैसा निवेश करना पड़ता है, तो इसलिए नया फर्म आ नहीं पाता, और दूसरा फर्म आना भी चाहे तो जो पहले से बैठे वो आने नहीं देते। बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश के कारण नई फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं कर पाती। इस प्रकार पुरानी फर्में पूंजी लगी रहने के कारण उद्योग छोड़कर नहीं जा पाती हैं, तो जो पैसा लगा चुका है वो छोड़ता नहीं है, नया आ नहीं पाता। कड़ी प्रतियोगिता, फर्में एक रूप या कुछ भिन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, उनकी वस्तुएं पूर्ण या निकट स्थानापन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज कोक और पेप्सी कितना एक जैसा दिखता है, जिसके कारण आपस में बहुत प्रतियोगिता रहती है, और इसको फिर गाला काट प्रतियोगिता कहते हैं। गला काट प्रतियोगिता इसको कहते हैं ना, ये गला काट प्रतियोगिता, काट नेक टू नेक जिसको बोलते हैं, ऐसा चलता रहता है। मांग वक्र यहां अनिश्चित होती है, बिल्कुल श्योर नहीं। अल्पाधिकार में एक फर्म द्वारा मूल्य कम किए जाने की यह निश्चित नहीं होता, अन्य फर्में भी मूल्य कम करेंगी, तो कितनी मात्रा कम करेगी ये पता ही नहीं चलता है। ठीक, तो इसके विपरीत यदि कोई फर्म मूल्य में वृद्धि करेगी तो हो सकता है अन्य फर्म भी मूल्य में वृद्धि कर दें, तो मांग वक्र का स्वरूप यहां अनिश्चित रहता है, कोई एक शेप इसको आप नहीं दे सकते हैं। ठीक वक्र, ठीक बात है। तो ये था अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी, एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार। 4 चीजें हमने देखी। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता, कड़ी प्रतियोगिता। एकाधिकार में केवल एक विक्रेता। एकाधिकारात्मक में भी कई क्रेता विक्रेता हैं लेकिन समरूप वस्तुएं नहीं है, भिन्नताएं हैं। और अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता और हैं, ये ध्यान रखिए। अब थोड़ा अगर अंतर में चारों में बताऊं, देख लीजिए, तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के विभिन्न स्वरूपों के निहित अंतर देखें। अंतर का आधार अगर हम विक्रेता और क्रेताओं की संख्या लूं तो पूर्ण प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में है, एकाधिकार में केवल एक विक्रेता है लेकिन क्रेता कई हैं। यहां एकाधिकारात्मक में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता हैं, यहां बड़े विक्रेताओं की छोटी संख्या होती है, क्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। ये चारों का आपका समझ में आ रहा है? ठीक बात। आगे देखिए, और अंतर का आधार अगर मैं चेंज करूं तो अगर मैं वस्तु की प्रकृति देखूं तो पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप यानी लगभग होमोजोनियस प्रोडक्ट पाया जाता है, होमोजीनियस। यहां क्या होता है, समरूपता लेकिन निकट स्थानापन्न का अभाव रहेगा एकाधिकार में। ठीक, यहां एकाधिकारात्मक में विभेदात्मक होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट रहते हैं। अल्पाधिकार में समरूप भी हो सकते हैं, विभेदात्मक भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कीमत की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत हमेशा एक समान रहती है। एकाधिकार में कीमत नियंत्रित किया रहता है, मतलब कि कंट्रोल प्राइस रहती है, जो चाहे कर ले। एकाधिकारात्मक में भी भेदात्मक कीमत है, अल्पाधिकार में भी अलग अलग कीमतें हो सकती हैं। ठीक, कीमत पर नियंत्रण की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत पे कोई नियंत्रण नहीं रहता, जो ऊपर से कीमत आ गया वही मानना पड़ेगा। एकाधिकार में कीमत पर पूरा नियंत्रण रहता है, ठीक है, जो चाहेगा वो सप्लायर वही कीमत लगाएगा। यहां कीमत पर थोड़ा नियंत्रण रहता है एकाधिकारात्मक में, और अल्पाधिकार में भी थोड़ा सा नियंत्रण रहता है, बहुत ज्यादा कीमत चेंज करने की गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक बात है। फर्म का मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतः लोचदार होता है, मतलब कैसा होगा, बेलोचदार यहां पर होगा, लोचदार नहीं, पूर्णतः बेलोचदार। सॉरी, हाँ, यहां क्या होता है, अपेक्षाकृत कम लोचदार होगा, यहां अधिक लोचदार होगा, और यहां अल्पाधिकार में तो अनिश्चित रहेगा। यहां फर्म के मांग वक्र का ढाल देखें तो AR इक्वल्स टू MR रहेगा, मतलब बिल्कुल ऐसा, AR इक्वल्स टू MR, ये बिल्कुल इनफाइनाइट रहेगा लोचदार। और यहां क्या होगा, AR MR से कम रहेगा, यानी AR ज्यादा रहेगा MR से, ये AR और ये MR, ठीक है। यहां भी वही स्थिति रहेगी, AR MR। कर्व तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये उलझा हुआ गुत्थीदार मांग वक्र है, किधर जाएगा कुछ पता नहीं है, तो ये मांग वक्रों के ढाल की स्थिति रहती है। फर्मों का प्रवेश करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में स्वतंत्र है, कोई भी आ सकता है। एकाधिकार में प्रवेश संभव नहीं है, उसके कई कारण है, या तो कानूनी रूप से अलाउड नहीं है, या निवेश बहुत ज्यादा है, या उत्पादन के जो साधन है उस पर एक आदमी का ही कंट्रोल है। एकाधिकारात्मक में स्वतंत्र प्रवेश है, अल्पाधिकार में प्रतिबंधित प्रवेश है, सबको नहीं आ सकते। बाजार की दशाओं की ज्ञान करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण ज्ञान होता है, इसमें अपूर्ण ज्ञान होता है, अपूर्ण ज्ञान होता है, अपूर्ण ज्ञान होता है। विक्रय लागतें पूर्ण प्रतियोगिता में जरूरी नहीं है, एकाधिकार में भी जरूरी नहीं है, एक ही आदमी के पास है तो लोग भाग के जाएंगे। यहां इन दोनों में तो बहुत आवश्यक या महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि एक अलग अलग तरह की वस्तु है, सबको विक्रय के लिए उसका प्रचार प्रसार करना पड़ता है। ठीक बात है। चलिए, तो इस सेशन में मैंने आपके साथ बाजार डिस्कस किया है, बेसिकली कि मार्केट क्या है, मार्केट का स्वरूप क्या है, मार्केट का वर्गीकरण क्या है। हालांकि इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट अपूर्ण प्रतियोगिता में मैं चैप्टर 6 में भी डिस्कस करूंगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। 2 पार्ट्स में हमने चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन खत्म कर लिया है। जो छोटे छोटे कंसेप्ट वीडियोस हैं वो भी आप जरूर देखते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई इसमें डाउट है तो भी बता दीजिए। एक बात का और ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं, जहां आपको कोई ऐड परेशान नहीं करेगा। आप बिल्कुल निर्बाधित रूप से एक एक करके अरेंज वीडियो देख लेंगे www.magnetbrains.com, या मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और हर जगह ये जितने कोर्सेज हैं, CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, आपको इसके लिए कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देना है। वीडियो के लिंक में जो ई बुक्स और बुक्स के लिंक दिए हुए हैं, नोट्स ऑर्डर करके भी आप पढ़ सकते हैं, उसकी व्यवस्था भी लिंक में मिल जाएगी आपको। जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसको फॉलो करते रहिए ताकि सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।